गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम लोग जो जनसंख्या से रिलेटेड है, धीरे धीरे अब समापन की तरफ है। अब चूंकि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा भारत की जो जनसंख्या है उसको भी अध्ययन कर ले रहे हैं, इससे थोड़ा सा लंबा चला जा रहा है। ठीक है, तो जो एससी कास्ट के रिलेटेड जो जनसंख्या थे उसके बारे में हम लोग यानी पढ़ लिए थे। आज हम लोग हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स से रिलेटेड पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अनुसूचित जनजातियों से संदर्भ में। ठीक, तो हेडिंग डालते हैं हम लोग एसटी या शेड्यूल्ड ट्राइब से संदर्भ में इनको। ठीक, अगर इनका अवलोकन करें हम लोग कि 1951 से करना है हम लोगों को। ठीक, कि 1951 में क्या कंडीशन थी और 2011 में कंडीशन क्या है, एक तो ये तुलना करेंगे और दूसरा जो इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि इनका जो दशकीय से संदर्भ में कि 2001 से और 2011 के बीच में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी उसी की भांति पढ़ेंगे हम लोग कि भारत की जो जनसंख्या है कितने प्रतिशत का यानी इनका अनुपात पाया जाता है इनका। ठीक, और संविधान में इनसे रिलेटेड क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। और दूसरा देखेंगे फिर इसमें हम लोग प्रतिशत के आधार पे भी देखेंगे और फिर इसके बाद इनके भी यही लिंगानुपात, इनका शिक्षा का स्तर देखा जाएगा पूरा का पूरा। कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, कौन से राज्य हैं जहाँ पे जनसंख्या इनकी न्यूनतम है और कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे इनकी जनसंख्या शून्य है बिल्कुल ये। ठीक, और इनकी मूलभूत समस्या क्या है ये। और तीसरा चीज आपका पॉइंट ये रहेगा कि कुछ विशेष प्रकार की जो जनजातियां रहेंगी उनके कल्चर से संदर्भ में यानी पूछा जाता है वो। तो कल्चर से रिलेटेड वहाँ पे विश्व की जनजातियां भी रहती हैं और भारत की जनजातियां भी हैं, उनके कल्चर के संदर्भ में हम लोगों को पढ़ना है। और आप लोगों के सिलेबस में कुछ जनजातियों से संदर्भ में दिया गया, उनका जो विशेषीकरण दिया गया, इनके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, स्पेशल डाल करके दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे इनके जनगणना से संदर्भ में सारे हर पहलुओं पर इनका पूरा अध्ययन करेंगे हम लोग। तो इनका अगर हम लोग अवलोकन करें एक तरह से कि 1951 में जो एसटी कास्ट थे यहाँ पे 1951 जब भारत स्वतंत्र हुआ है उसके बाद की कहानी है कि इनका जो संपूर्ण था आबादी वो है कुल जनसंख्या का 5.6%। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट मिल जाता है कि जब भारत स्वतंत्र हो रहा है, ठीक, तो उस समय की बात करें तो कुल आबादी का कितना प्रतिशत है। उत्तर क्या बताएंगे आप लोग, 5.6% है ये। और फिर अब वर्तमान में देखा जाए कि सन 2011 के अनुसार कि इनका जो कुल प्रतिशत है ये इतना ही नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है और ये कितना हो गया, लगभग 8.6% हो गया है ये। 8.6% की यानी हुआ है। या कुल आबादी का देखें हम लोग तो टोटल जो यहाँ की आबादी है लगभग इनका है 10.4 करोड़। 10.4 करोड़। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए कुल आबादी कितनी थी, 121 करोड़। तो 121 करोड़ में से 10.4 करोड़ कितना है, इन्हीं की आबादी एससी की है, एसटी की है ये। ठीक, और 51 से अगर तुलना करें तो क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस मिलता है कि इनमें क्या है, वृद्धि देखी गई है। अब दूसरा पॉइंट देखा जाए कि डिकेड का क्या प्रभाव पड़ा है, दशक के बारे में देखें कि सन 2001 और 11 के बीच में क्या अंतर दिखाई दिया है ये। ठीक, तो सन 2001 के अनुसार देखा जाए इनकी जो कुल जनसंख्या थी वो आपका संपूर्ण जनसंख्या का 8.2% था। कितना था, 8.2%। तो यानी यहां से देखिए क्या निष्कर्ष आया कि दशक के रूप में देखें तो इसमें क्या हो कि वृद्धि नजर आई है। दशक के रूप में क्या है, वृद्धि नजर आई है, गिरावट नहीं हुई बल्कि और इंक्रीज हुई है इनकी संख्या ये। ठीक, और इसी को अगर भारत के अनुसार देखा जाए, भारत में
संपूर्ण भारत की जो वृद्धि ग्रोथ रेट कितना था आपका 17.64% था। कितना था 17.64%। अब जो वृद्धि जो हुई है, अब वृद्धि का देखेंगे हम लोग कि इनका तुलनात्मक देखेंगे हम लोग कि अब जो ग्रोथ है, ये वृद्धि जो हुई है संपूर्ण भारत की तो ये थी, लेकिन एसटी की क्या थे, शेड्यूल जो ट्राइब्स थे उनकी क्या थी। तो पता चला कि औसत से ज्यादा, क्या है आपका, औसत से ज्यादा थी। और कितना था आपका ये, लगभग आपका 23.7% था ये। 23.7%। यानी संपूर्ण भारत की अगर वृद्धि दर की बात करें कि जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी, तो उत्तर क्या होगा 17.64% थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी में जो वृद्धि देखी गई है वो कितनी देखी गई है 23.7% की देखी गई है। अब इसी वृद्धि को अगर दो भागों में डिवाइड कर दें, क्योंकि आगे चल करके ज्योग्राफी देखिए जो पॉपुलेशन है यही क्या है, इसी का एक पार्ट आता है सेटलमेंट आ जाता है। और सेटलमेंट में क्या है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक शहरी और एक हो जाता है ग्रामीण हो जाता है। तो अब ये वृद्धि दर आप शहर और ग्रामीण में देखें क्या नजर आता है, तो पता चला कि जो शहरों में है वो वृद्धि दर आपका बहुत ज्यादा है, लगभग इसका दुगना पड़ जा रहा है। और ग्रामीण में वृद्धि दर क्या है आपका, बहुत ही कम है इसकी अपेक्षा। वृद्धि तो हुई है लेकिन वो कम है। वो बिल्कुल सेम वही कंडीशन है जैसे एससी कास्ट के साथ था। ये एससी कास्ट में भी वृद्धि नजर आई थी, लेकिन शहरों में क्या था, वृद्धि दर आपकी ज्यादा थी और ग्रामीण में वृद्धि दर कम थी। रीजन क्या बताया गया था वहां पे, प्रवास, है ना, वहां पे प्रवासी काफी ज्यादा हुए थे। अब प्रवास के कौन कौन से वैसे मेन फैक्टर थे, तो प्रवास हम लोगों को एक चैप्टर भी पढ़ना है। तो एक जो मुख्य चैप्टर आता है प्रवास का, जो कारण होता है वो क्या है, इकोनॉमिकल कंडीशन, आर्थिक कारण है। और ज्यादातर जो प्रवास होते हैं वो इसी वजह से होता है कि आर्थिक वजह से ज्यादा होता है। लेकिन फिर वहीं पर है कुछ और भी कारण बताया गया था, है जैसे है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में कई तरह के हैं, एक होता है परमानेंट होता है और एक होता है क्या, कुछ समय के लिए होता है। परमानेंट का जैसे बताया जाता है कि महिला में एक महिला है, वो क्या हो जाती है, विवाह की वजह से, सामाजिक परंपरा को निभाने की वजह से अपने पिता के घर को छोड़ करके पति के घर आना है। अगर महिला ग्रामीण क्षेत्र में है और पति शहर में है तो वहां पर भी इस तरह से प्रवास नजर आएगा आपको। तो ये सामाजिक परंपरा से रिलेटेड है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई सूखा महामारी ऐसा भी हो। पहले ऐसा बहुत ज्यादा होता था कि गांव में, क्वेश्चन आ चुका है आपका, ये नेट में आया है कि गांव में जो ज्यादातर प्रवास होते हैं वो यानी मूल कारण क्या होता है, तो पता चलता वहां पे बाढ़ और सूखा जैसी आपदाएं जो होती हैं कि एक एक गांव पूरा का पूरा पलायन हो जाता है। ये सब चीजें कोई महामारी अगर आ जाती है, क्वेश्चन आया था ये आपका नेट में आया था ये कि वहां पे गांव में जो ज्यादातर इसी का यानी मेन इम्पैक्ट पड़ता है, ये कि पूरा का पूरा गांव क्या हुआ कि वहां से डर की वजह से दूसरी जगह पर जाकर के बस जाते हैं ये। और भी इसके देखिए कई कारण होते हैं फैक्टर, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, शिक्षा का कारण होता है, स्वास्थ्य का कारण होता है, फिर सुरक्षा के दृष्टिकोण से होता है, कई ऐसे हैं। तो उनमें से जो सबसे मुख्य कारण अगर पूछा जाएगा प्रवास का मुख्य कारण क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप लोग, आर्थिक कारण होता है, इकोनॉमिकल यानी सबसे मेन होता है। ठीक है, तो यहां पर भी देखें कि जो इनकी जो ग्रोथ हुआ है वो क्या है, प्रवास की वजह से हुआ है ये। यहाँ पर इनका जो शहरों में ज्यादातर हुआ है, ग्रोथ हुआ है, वो किसकी वजह से, प्रवास के कारण, चाहे एससी का हो चाहे एसटी का, दोनों का सेम कारण है ये। अब ग्रामीण में जो ग्रोथ रेट है इनका, वो क्या है, कितना प्रतिशत आपका दे रहा है ये, 21.3% है। यानी जो औसत है इनका अपने खुद से उससे कम है आपका ये 21.3%। लेकिन शहर में ये आपका बहुत ज्यादा है 41।
सॉरी 49.7%, यानी दोगुने से हो जाता है 49.7%। ये यानी एक आंकड़ा है आपके लिए चौंकाने वाला है। और यही आपका देखिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि शहरों में इस तरह से धीरे धीरे क्या हो रही है कि इनकी आबादी जस्ट दुगनी होती चली जा रही है। कि यानी 49.7% मतलब क्या है कि जितना उसका जस्ट डबल होना। तो इससे क्या हो रहा है कि परिणाम क्या हो रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति शहर में अपने लाइफ को और बेहतर यानी करने का प्रयास करेगा, लेकिन शहरों में क्या है और बेहतर कंडीशन पे नहीं होकर के क्या और समस्या हो रही है। और इस वजह से क्या जो अच्छे लोग हैं, अच्छी सोसाइटी, वो वहां से तो उत्प्रवास हो रहे हैं, यानी वापस गांव की तरफ जाना चाह रहे हैं जो अच्छी सोसाइटी से रिलेटेड। लेकिन वहीं पर एससी और एसटी की बात करें, वो क्या हो रहे हैं कि ग्रामीण के आंचल से यानी शहर की तरफ यानी प्रवास हो रहे हैं। समझ में रहा है इसके पीछे रीजन क्या, उनका स्टेमिना काफी ज्यादा है। कि उनको ये लगता है कि चलिए ठीक है कि उनकी स्थिति गांव में भी उतनी ज्यादा बदतर है नहीं, अच्छी है ही नहीं, जंगलों की तरह जीवन यापन कर, उससे कहीं बेहतर ही लाइफ मिलेगी शहर की। तो इस वजह से आ रहे हैं वो, यानी गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं, और इससे क्या उनकी स्थिति पहले से बेहतर यानी फील कर रहे हैं। और लेकिन जो अच्छी सोसाइटी के लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, अब शहर से वो गांव की तरफ जा रहे हैं। तो ये यानी दोनों में देखे हो रहा है। तो इसका देखिए एक परिणाम क्या हो रहा है कि धीरे धीरे आने वाले समय में शहरों पर भार यानी ज्यादा होगा। यही तो निष्कर्ष आ रहा है कि शहरों में क्या हो रहा है, इनका भार ज्यादा हो रहा है। अगर इनको रोका नहीं गया तो परिणाम क्या होगा, घनत्व में क्या होगी, आपकी वृद्धि होगी। और जैसा कि देखने को मिल रहा है कि दिल्ली और मुंबई जैसी कंडीशन कि एयर प्रदूषण में यानी अपने सर्वोच्च प्रकाष्ठा पर है वो, और उसके बावजूद भी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे वहां पे आबादी और बढ़ती चली जा रही है। तो कैसे लोग वहां पे प्रवासित हो रहे हैं, तो उत्तर क्या होगा आपका, एससी और एसटी का प्रवास वहां पर ज्यादा है। और इसीलिए गवर्नमेंट देखिए है सबसे जो महत्वपूर्ण उसका जो कार्य है कि क्या करें कि मूलभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर यानी विशेष रूप से कार्य करें। यानी शहर का जो रूपरेखा है वैसा गांव में अगर कर दिया जाए तो क्या होगा, ये जो प्रवास इतना तेजी से हो रहा है उस प्रवास को यानी रोका जा सकता है। यही कारण है कि आने वाले समय में या इधर जो दशक के बीच में है, गांव की कनेक्टिविटी बहुत तेजी से हुई है। कि वहां पर भी देखिए बिजली है, बिजली में काफी ज्यादा सुधार होना। कि पता चलता था पहले कि अगर कहीं पर ट्रांसफार्मर जल गया तो 3-3 4-4 दिन नहीं लगते थे, लेकिन आज क्या है कि तुरंत यानी 1-2 दिन के अंदर, एक दिन से ज्यादा नहीं लगता है, दूसरे दिन कहीं ना कहीं आ ही जाता है, वो हर हाल में आ जाता है। ठीक, फिर पानी की सुविधा, तो अटल पेयजल योजना देखिए चला दी गई है। और अटल पेयजल योजना का परिणाम देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे हर दरवाजे पर यानी पानी। ये बहुत चीज अच्छी चीज है कि पहले क्या होता था कि एक नल होता था, एक समूह होता था, उसी नल के ऊपर यानी सब आश्रित हो जाते थे। आज भी कई जगह पे ऐसा है ये। तो इससे क्या होता, शोषण की प्रवृत्तियां होती थी वो, तो जिसके यहाँ दरवाजे पे नलका लगा रहता अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रेट समझता था, महान। और पता चला कि कभी कभी ऐसा हो जाता था कि वो जानबूझ करके खराब करके रख देते थे, परेशान करना, ये सब चीजें। तो अब ये तो समस्या नहीं रही कि सबका यानी पानी की जो व्यवस्था है कि पानी की वजह से लोगों को गिड़गिड़ाना, अब ऐसा ये नहीं रहा। ये तो अटल पेयजल योजना का सबसे बड़ा एक लाभ ये मिला कि सबके दरवाजे पर अपना खुद का पानी पहुंच जाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपका। यही कारण है कि योजनाएं हैं ये सब क्यों पूछी जा रही है, इसी वजह से पूछी जा रही है कि इससे यानी क्या इसका सकारात्मक क्या परिणाम आ रहा है। ठीक, तो फिर इसके बाद एजुकेशन की बात करें हम लोग, तो आज भी देखिए अपने गांव में सब प्राइमरी से स्तर पर, हर स्तर पर, चाहे प्राइवेट हो चाहे प्राइमरी हो, प्राइमरी में देखिए मॉडल स्कूल यानी बन गए हैं सारी चीजें हैं। हर एक पुरवा में कहीं ना कहीं एक आध आपको मिल जा रहा है मॉडल स्कूल, तो वहां पर भी सुविधाएं मिल जा रही है। और फिर इंग्लिश मीडियम वहां पर भी मिल जा रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में वहां पर भी पहले की अपेक्षा क्या है, पहले की अपेक्षा में सुधार ही हुआ है।
फिर परिवहन से रिलेटेड देखा जाए, जब रोड इस तरह से बन गए, कनेक्टिविटी ज्यादा हो गई है, तो रात में भी देखिए आपको क्या आसानी से मिल जा रहा है, सारे साधन मिल जा रहे हैं ये। तो कहने का मतलब क्या है कि कुल मिलाकर के धीरे धीरे क्या है कि इनका अगर गांव की तरफ यानी विकास अगर हो रहा है, तो सबसे मेन फैक्टर क्या है, इसी वजह से है कि इतने लोग ज्यादा जो यानी उत्प्रवास हो रहे हैं, उनके प्रवास को रोकना सबसे मेन चीज था ये चीज। और आगे आने वाले समय में भी क्या है कि सबसे ज्यादा यानी इनका होना ही है, ठीक है, विकास होना गांव का ही होना है। फिर पंचायती राज व्यवस्था की बात करें हम लोग, तो पंचायती राज व्यवस्था भी देखिए इसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी है कि ये क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का अगर होना तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होना, यानी पावर का है वहां पर क्या है, जो पावर सेंट्रलाइज था, अब पावर को क्या कर दिया गया, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है, विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। अब विकेंद्रीकरण कर दिया गया, इसका मतलब क्या, एकात्मक शासन व्यवस्था जो थी, अब ये संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण यानी ले आ रहा है ये। पहले देखिए क्या होता था कि जो गांव का है, गांव का जो विकास होता था या तो विधायक के ऊपर डिपेंड करता था या तो सांसद के ऊपर डिपेंड करता था। आज ऐसा नहीं रहा, प्रेजेंट टाइम में सीधे क्या हुआ कि प्रधान हो गया है आपके ऊपर, कि पैसा है सेंटर से यानी पैसा आ रहा सीधे प्रधान के पास आ रहा है। अब वहां के लोग कितने ज्यादा जागरूक हैं कि प्रधान से वो सारे कार्य करवा ले जाए, ये ज्यादा मायने है ये चीजें। ये सबसे बड़ी चीज है कि एक प्रधान से अगर कार्य करवाना है तो जागरूकता बहुत जरूरी है। तो देखिए जहाँ के लोग अवेयरनेस होते हैं, जागरूक होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, शिक्षित होते हैं, अपने अधिकारों के प्रति चेतन होते हैं, उस गांव के नदी के और या नहर से रिलेटेड या सड़कों से रिलेटेड या नालियों से रिलेटेड वहाँ पे क्या है, विस्तार हो जाता है। ये गांव में भी ऐसा देखा गया है चीजें। और जहाँ के लोग दब्बू किस्म के होते हैं कि उनका ये रहता है कि चलिए ठीक है, जैसे चल रहा चलने दीजिए, कोई दिक्कत, हमको ज़्यादा वो नहीं, तीन पाए को नहीं करना है। वहाँ पे आज भी उसी तरह से सड़कें उड़के सब वैसी पड़ी हुई, कच्ची पड़ी हुई है, पानी वैसे, ये समस्या है सारी चीज़ें, ठीक। तो ये भी चीज़ है कि कुल मिलाकर के बस एक चीज़ निष्कर्ष में आता है कि शिक्षा सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, कि शिक्षा आपके अंदर जागरूकता ले आती है, उस एरिया का क्या है, विकास ऑटोमेटिक होने लगता है। ये सब चीज़ें क्यों, क्योंकि वो क्या है, व्यक्ति जानता है सिस्टम को, हर चीज़, कि अगर एक प्रधान कार्य नहीं कर रहा है तो उससे कैसे यानी काम लिया जाए, काम कैसे लिया जाए। बहुत से देखिए ऐसा आता है कि मनरेगा के तहत जो मजदूरियां होती हैं, तो पता चला कि काम करवा लिया जाता था, और प्रधान से जब पैसा लेने की बात आती थी तो पैसा उसके खाते में ना भिजवा कर अपने खाते में मंगवा लेते थे। ये सारा चीज हमारे सामने कई तरह से ऐसे केस आए है ना, तो उनको बताया गया कि बस क्या करना है, बस मुख्यमंत्री के पोर्टल पे आप फोन कर दीजिए लखनऊ सीधे आप, उसके बाद देखिए आपको प्रधान के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा, प्रधान आपके पीछे दौड़ेगा। आपको देखिए बस एक फोन कर दीजिए, बस और कुछ नहीं। और तब तक यानी उसके पास फोन आएगा जब तक आपका समस्या का साधारण है ना सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। ये बहुतों की समस्या अपने आप सॉल्व हो गई। तो ये क्या है, एक चैतन्यता बहुत जरूरी है, ये हमारे अधिकार है कहाँ से मिलेंगे। तो B.R. अम्बेडकर जी का जो कथन है ना, वो बहुत ही महान है कि शिक्षा ही है ना, शिक्षा यानी एक ऐसा चीज है कि है ना, कि जहाँ से देखे क्या है कि हम अपनी जो दबी हुई आवाज है, उस दबी हुई आवाज को ऊपर उठा सकते हैं। तो इसलिए कहा गया कि हर व्यक्ति को एजुकेशन, कहाँ रह गए थे भाई आप? अरे सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप नेट वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है ये सब चीज़ें, काम की चीज़ें। इनमें तो भाई इनमें ज़्यादा फैक्ट पूछेगा, ठीक है, हाँ, लेकिन आप लोगों में क्या है, इसका इंटरनल तक जाता है नेटवर्क में ये सब चीज़ें, तो इसलिए आपको लेक्चर सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है ये। तो अब यहां से देखिए क्या है कि जो शहर के ऊपर यानी दबाव इतना तेजी से है, तो कुल मिलाकर के इस दबाव को रोकना यानी मेन चीज था ये। एक बार दोबारा से देख लेते हैं 2 मिनट, ठीक है। देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे एसटी से रिलेटेड पढ़े थे, एससी का यानी इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे, आज हम लोग एसटी के संदर्भ में पढ़ेंगे और यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम लोग कि भारत के साथ यानी 1951 के साथ क्या घटना थी, कैसी थी, फिर 2001 और 2011 के बीच में क्या क्या कंडीशन है ये। तो यहाँ पे देखा गया कि 1951 में संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 5.6% यानी कुल आबादी का कितना है, 5.6% कितना है,
एसटी कास्ट का है ये। 2011 से अगर तुलना किया जाए इधर कि यहाँ पर देखिए क्या है कि इनकी जनसंख्या में यानी वृद्धि हुई है कि आज प्रेजेंट टाइम में कि देखें तो यहाँ पे 10.4 करोड़ के आसपास यानी एसटी है, या कुल आबादी का कितना है 8.6%, यानी स्वतंत्रता से लेके अब तक की बात करें तो इनमें ग्रोथ यानी काफी ज्यादा हुई है। फिर बात आती है कि इसका भी हाल का ही दृष्टिकोण देख ले हम लोग कि सन 2001 और 2011 की तुलना में क्या है, तो पता क्या चलता है कि सन 2001 में इनकी जनसंख्या थी कितनी, संपूर्ण जनसंख्या का 8.2% था, और इसमें आपका ग्रोथ यानी ये देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर के एक निष्कर्ष में आता है कि एसटी में दशकीय वृद्धि यानी आपको नजर आ रही है। ये अब कितनी आ रही है ये भी देखें हम लोग कि अगर वृद्धि की बात करें संपूर्ण भारत का जो ग्रोथ रेट था दशकीय वो कितना था 17.64, कई बार आपका पूछा गया है ये, ठीक। फिर इसके बाद एसटी की बात करें तो एसटी में ग्रोथ रेट कितना आया है 23.7%, मतलब भारत के औसत ग्रोथ रेट से भी यानी ज्यादा, औसत ग्रोथ रेट से भी ज्यादा है। अब ये ग्रोथ रेट को अगर दो भागों में डिवाइड करें कि शहर की तरफ और ग्रामीण की तरफ, तो यहाँ पे देखिए क्या निष्कर्ष में आता है कि ग्रामीण में इनका जो ग्रोथ रेट है वो औसत से इनके क्या है कम है, यानी औसत इनका है 23.7 है, उनमें से देखें तो आपका औसत से कम है 21.3%, लेकिन भारत के औसत से ज्यादा है। और वहीं पे शहर की बात करें हम लोग तो शहर में देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे 49.7%, यानी ये क्या है कि जो इनका औसत है औसत से क्या होगा दुगना हो जा रहा है ये, औसत से क्या हो रहा है दुगना हो जा रहा है। और यही यानी एक समस्या है, इस समस्या को सॉर्ट आउट कैसे करना ये सबसे बड़ी यानी एक चैलेंज का विषय बना हो रहा है कि धीरे धीरे अगर इस तरह से अगर जैसे पुराने डिकेड का अगर हम लोगों ने अवलोकन किया, यही चीजें देखिए आपका जो नई जनगणना आएगी जो इस समय हो रहा है उसका जो डाटा आएगा उसका भी इसी तरह से आपको तुलनात्मक करना पड़ेगा सन 2011 से लेकर के वर्तमान का, ठीक, कि उसमें क्या है उस चैलेंज में फिर देखें क्या सुधार हुआ है, कितना अचीव किया हमने, कितना अचीव करना भी बाकी रह गया है। तो आगे वाले में भी इसी तरह से हम लोग तुलनात्मक ही पढ़ना रहेगा वो सब चीजें, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब यानी पिछला अगर हम लोग जानते रहेंगे तभी हम लोग तुलना कर सकते हैं। यही कारण है कि तुलनात्मक अध्ययन करके क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है इस समय, क्योंकि तुलनात्मक जब किए रहेंगे तभी आगे हम लोग कर सकते हैं, और जब यही नहीं रहेगा तुलनात्मक कैसे किया जाए तो आगे भी नहीं कर पाएंगे, फैक्ट रखने की अपेक्षा कोई मतलब नहीं है। तो नेट में क्या आपको तुलनात्मक अध्ययन यानी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से यानी शहर में यानी इनका दबदबा ज्यादा हो रहा है। यहां पे देखिएगा जो 8.6% की बात है, इसकी जो बात की है ये इनकी अगर तुलना करें, अगर इस डाटा की बात करें तो इनमें से कितने लोग गांव में रहते हैं, कितने लोग शहर में रहते हैं, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो पता चलता है कि इनमें से जो ग्रामीण आबादी है वो सबसे ज्यादा है, ये 9.3% है, यानी 8.6% तो टोटल है, इनमें से देखा जाए तो 9.3% यानी यहाँ पर क्या है इनकी आबादी, सॉरी 9.3 लाख करोड़ में जाएगा, ये 9.3 करोड़ है, 10 करोड़ संपूर्ण है तो 9.3 करोड़ ये है आपके ग्रामीण में रहते हैं। और शहर की बात करें हम लोग तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा आपका जो शहर में हो जाएगा, कितना जाएगा 1.04, यानी इसका क्या निष्कर्ष में आ रहा है कि जो एसटी कास्ट के लोग हैं ग्रामीण अंचल में ज्यादा रहते हैं, शहर में कम रहते हैं, लेकिन जो ग्रोथ रेट जो देखा जा रहा है वो शहर की तरफ ज्यादा हो रहा है, मतलब यहाँ की जनसंख्या बहुत तेजी से उत्प्रवास होकर के इधर की तरफ आ रही है, समझ में आ रहा ना। इस वजह से क्या हो रहा है कि इनका ग्रोथ रेट ये काफी ज्यादा बढ़ जा रहा है ये, ठीक। तो इसको ऐसे स्ट्रक्चर करके ऐसे बना लीजिएगा इसको, है ना। हाँ ये भी सही बात है, बिल्कुल एक बहुत अच्छा पॉइंट ये है
है ना, कि अपने आप की जो सेफ्टी है इनकी, जो सेफ्टी है, यानी वो कहीं ना कहीं इनके लिए खतरा हो रहा है। कि मतलब क्या है कि इनका जो एक तरह से रहने का जो तरीका है, ये क्या है, जंगलों में यानी पुरानी परंपरा की तरह रहते हैं। तो जब जंगलों में रह रहे हैं तो परिणाम क्या हो रहा है कि आजकल देखा जाए जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर है, स्थलांतरण कृषि, इसकी वजह से काफी ज्यादा जंगल है नष्ट हो जाना, एक तो ये है। और दूसरा है जो पूंजीवादी नीतियां। और पूंजीवादी नीतियों में क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री अपना है, तो वो क्या कर रहा है कि वनों की कटाई काफी ज्यादा कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि वहां के जो जंगल है, जंगल को साफ करके अब उसका यानी साइंटिफिक तरीके से इसका ग्रोथ कर रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से, कि बढ़िया उसको इस तरह से वनारोपण के रूप में इसको डेवलप करना, ये कि उससे ज्यादा लाभ हो। और जब तो इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो इनके आवास कहीं ना कहीं क्या होंगे, समस्या होंगे। और जब आवास समस्या होंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से हट करके कहीं दूसरी जगह पे प्रवास होने का प्रयत्न करेंगे। और इस वजह से क्या है, बहुत सारे जो लोग हैं अपने आप को वहां से असुरक्षा महसूस करके शहरों की तरफ यानी पलायन होता था। इसका भी एक सबसे बड़ा एक कारण कर सकते हैं कि कल्टीवेशन और ये जो आपका जो सोच है लोगों की, ये इनके ऊपर यानी काफी ज्यादा प्रभावित किया है। प्रवास के कारण में ये भी आपका जाता है। ठीक, तो यहां से देखें हम लोग कि जो इनकी जो कुल आबादी है वो गांव में ज्यादा रहती है और शहरों में कम है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो गांव में कम है और शहरों में ज्यादा है। ये यानी यहां से निष्कर्ष में आता है। या प्रतिशत के अगर अकॉर्डिंग देखें हम लोग, तो ये आपका जो प्रतिशत है 11.3% ये आता है, 11.3%। और ये जो आपका आएगा 2.8% आता है। और जब दोनों को ऐड करके करते हैं तो आपका ये औसत करके ये आ जाता है आपका 8.6% आ जाता है ये। ठीक, अब अगला पॉइंट भी देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि भारत के कौन से राज्य हैं जहां पर इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। एससी कास्ट है सबसे ज्यादा, यानी एसटी सबसे ज्यादा कहां पर मिलेंगे उनको देखना है। और दूसरा आपका है कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखना है कि कहां पर सबसे न्यूनतम है, और ऐसे भी देखना है कहां पर इनकी संख्या बिल्कुल शून्य के करीब है। ठीक, तो अगला पॉइंट हेडिंग डालते हैं हम लोग, इसको बना लीजिएगा आप लोग। अभी जो अभी आए हैं, कहाँ चले गए थे, गांव चले गए थे, अब आ गए हैं, प्रवास हो गए थे। तो ये गांव की तरफ गए थे, इनका कौन सा प्रवास था ये? शहर से ग्राम की तरफ सामाजिक प्रवास, ठीक है ना, सामाजिक प्रवास कह सकते हैं कि चलिए ठीक है, इतने दिन यानी गए थे तो सामाजिक स्तर हो जाता है, और कुछ आर्थिक भी हो सकता है। आर्थिक हर तरीके से आ जाता है, लेकिन ज्यादातर क्या आर्थिक ज्यादा होगा, सामाजिक कम होगा, क्योंकि आजकल मानो क्या है, आर्थिक ज्यादा हो गया, सामाजिक कम हो गया है। नहीं, आधुनिक ज्यादा हो गया, इसलिए आर्थिक ज्यादा हो गया। इससे रिलेटेड देखिए किसी का विचार आता है, उसमें पढ़ रहे थे एक जगह कि जो व्यक्ति अगर पैसा कमाना है, तो पैसा जब कमाना रहता है तो अपने सिद्धांतों को असूलों के प्रति समझौता नहीं करता है वो। तो आर्थिक जो मानव होता है वो क्या करेगा कि कहीं पर भी रहे अपने सेटलमेंट ऐसी जगह पे रखेगा जहां पर केवल उसका इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर इस तरह से सोचता है, जैसे मान लीजिए कि कोई अपना रोजगार का अवसर है उसको, और सोचे कि इसको क्या है कि मान लीजिए कि एक मऊ की तरफ का है वो व्यक्ति, और सोचा कि इलाहाबाद से लेकर के मऊ के बीच में, उस बीच में कहीं प्लॉट ले लें,
और वहाँ पे अपना सेटलमेंट कर ले। इससे क्या होगा कि अपने गांव की तरफ भी देख लें और अपने उसको भी देख लें, दोनों। तो दोनों यानी नहीं हो सकता है, एक ही चीज होगा। तो कारण क्या है, उसकी सोच है वहाँ पे आर्थिक नहीं है, उसकी सोच क्या है, आपकी सामाजिक है। तो ऐसे व्यक्ति का देखिए सामाजिक विकास तो होगा लेकिन आर्थिक विकास नहीं हो सकता है, ये मान के चलिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, किधर की तरफ है संकेत? कि आजकल बहुत से लोग हैं ऐसी जो सोच विचारधारा है कि कहते हैं कि नौकरी है अपने आसपास के एरिया में मिल जाए ज़्यादा अच्छा है। तो ठीक है, अगर उनकी सोच वो मिल तो जाती है, लेकिन क्या उनकी कंडीशन क्या होगी, वो सामाजिक स्तर तो ऊंचा कर लेंगे लेकिन आर्थिक स्तर ऊंचा नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही क्या है कि अगर अपने मूल प्रवास से हट करके कहीं दूर जा करके अपने स्थापित करते हैं तो वहां पर क्या होगा, उनका इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। तो ये सोच अपने साथ में बरकरार रखिएगा कि किधर की तरफ आपका झुकाव जाएगा। ये है नहीं, संतुलन नहीं, ये तो चीज है। दोनों संतुलन कभी नहीं हो सकते हैं। संतुलन के चक्कर में एक ही यानी एक ना एक की तरफ आपका ज्यादा रहेगा। उसको संतुलन अगर बना के चलेंगे आप तो फिर किसी एक में आप ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे। कि आपको करना क्या है उसके ऊपर डिपेंड करना है। तो ऐसे लोग जो अपना देखे मूल आवाज से हट करके दूर कहीं जा करके अपने आप को बसाए हैं, उनका इकोनॉमिकल ग्रोथ काफी तेजी से देखिए ऊपर उठा है। और लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो अपना आर्थिक क्षेत्र अपने आसपास के एरिया में हैं, तो उनका देखिए क्या होगा, ग्रोथ रेट यानी कम हुआ होगा उसकी अपेक्षा। तुलना करके देखिएगा आप लोग, ऐसा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। ये किसी का इकोनॉमिक पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी में आ रहा था, किसी का विचार ही था ये सब चीजें इस तरह से। चलिए हो गया, ए मित लिख लिए, हाँ चले आगे। सर वो जो परसेंट में लिखा हुआ है ये मतलब सर करोड़ में होना चाहिए ना, 1.5% लगा दिए कहाँ पे? अच्छा ये वाला, अच्छा प्रतिशत, हाँ ये करोड़ कर दीजिएगा इसको, सॉरी इसको करोड़ कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग भारत के ऐसे राज्य जहां पर इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। एसटी का अधिकतम प्रतिशत है ना, अधिकतम प्रतिशत वाले क्षेत्र यानी कौन कौन से हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें हम लोग, यूनियन टेरिटरी, तो उसमें देखिए आपका लक्षद्वीप सबसे ज्यादा आएगा। ये किसका आएगा? अगर आपसे पूछा जाए जैसे एससी कास्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो एससी कास्ट की सबसे ज्यादा आबादी किस राज्य में रहती थी प्रतिशत में? पंजाब सबसे ज्यादा था। ठीक, और इसी प्रकार अगर यहाँ पे पूछा जाए किस क्षेत्र में है, तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है, या कैसे यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा है। वो कौन सा आपका है? लक्षद्वीप है। यहाँ की जो कुल आबादी है, कुल आबादी का लगभग आपका है 94%, 94.8% एसटी, 94.8% के आपके एसटी हैं। ठीक, और अगर राज्यों की बात करें हम लोग, तो राज्यों में देखिए आपका जाता है ये मिजोरम नंबर 1 पे आ जाता है। ये भी वही है, लगभग 94.4%। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ये किसके संदर्भ में आता है? ये कि जैसे टीजीटी जो दे रहे हैं, तो टीजीटी के लिए आए काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा यूनियन टेरिटरी है जहां पर सबसे ज्यादा है और कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा है।
ठीक। लेकिन नेट में अगर आपको देखें तो नेट में क्या आपको 4 दे देगा क्षेत्र, और उनमें कह दिया जाएगा कि इनको घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कि नंबर 1 पे अगर आपका ये है, ऐसे कर लेते हैं, नंबर 1 पे अगर आपका ये आ रहा है तो नंबर 2 पे आपका ये आ जाएगा। तो उसमें जो देता आपका केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को समाहित करके दे देता है डाटा। तो नंबर 3 पे देखिए जो आपका आएंगे नागालैंड, जो नागा जनजाति के लोग हैं। तो नागालैंड इसमें ज्यादा है, ये कहता है आपका 86.5%। चौथे नंबर पे आप क्या है, कहाँ रह गए आप भाई संजय? उसके बाद है मेघालय आपका है, मेघालय, और मेघालय का है आपका 86.1%। पांचवा स्थान जो आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, ये आपका है 68.8। 68.8। अब कल वाली क्लास से अगर तुलना कीजिए तो एक चीज देखिए क्या निष्कर्ष में आता है यहां से, कि जहां पर एसटी की संख्या ज्यादा है प्रतिशत में, वहां पे एससी की संख्या क्या थी, कम थी। एक तुलना अगर करें तो एक आपको अवलोकन मिलेगा कि एससी एसटी से देखिए आपको ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा ऐसा ही। क्यों? कल के डाटा से देखिएगा एक अवलोकन हो रहा है। रीजन क्या है, क्यों ऐसा है? उसके पीछे अगर कारण देखा जाए क्यों ऐसा है, तो पता देखिए क्या चलता है कि 1990 का जो एससी अधिनियम एक्ट था, ये सबसे बड़ा यानी मेन फैक्टर था। अगर ये अधिनियम नहीं आया होता तो कुछ और आंकड़ा होता। ठीक, तो ये अधिनियम एक्ट देखिए क्या बता रहा था कि जो एससी जो होंगे केवल हिंदू, बौद्ध, सिख धर्मावलंबी हो सकते हैं। ये जो पॉइंट ला करके कर दिया गया था, ये सबसे ज्यादा यानी मेन फैक्टर था ये। इसका मतलब देखिए क्या है कि अगर कोई एससी कास्ट का अगर होगा, अगर उसने अपना धर्म परिवर्तन किया और धर्म परिवर्तन करके अगर इन सब धर्मों में अगर है वो, तब तो उसको एससी का लाभ मिलेगा। अगर वो यहां से धर्म परिवर्तन करके सोचे मुस्लिम में चला जाए और वो एससी का लाभ ले ले, तब वहां पर उसको एससी का लाभ है नहीं मिलेगा। या ये कह सकते हैं अगर ईसाई में चले जाए, क्रिश्चियन बन जाए, तो वहां पर भी इसको लाभ है नहीं मिलेगा। ठीक, यही कारण है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में एससी जो है आपकी, वहां पर क्या है, इनकी संख्या क्या है, बहुत ही कम में है। वहां पर ये देखने को मिल रहा है कि अगर इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया तो वो उनका और तो सोशल बैकग्राउंड तो यानी सही हो सकता है, लेकिन लाभ यानी उनको नहीं मिलता है। तो इसका परिणाम है कि इन सब क्षेत्रों में जो एससी कास्ट के जो होंगे उनकी स्थिति कैसी होगी, बहुत ही दयनीय होगी। कि इन लोगों ने तो धर्म परिवर्तन कर लिया है, और धर्म परिवर्तन करके अपने भाषा में परिवर्तन कर लिया है, अपने रहन सहन में, अपने पर कैपिटा इनकम में कर लिया है, लेकिन एससी कास्ट की क्या है, समस्या भी वही बरकरार है।
और ये बरकरार देखिए बहुत अच्छा निकल करके आता है कि मिजोरम में आता है, जो कि कल की क्लास में हम लोग इस पर डिस्कस भी किए थे कि मिजोरम में हुआ क्या कि जो लिंगानुपात है वो लिंगानुपात किसका था, एससी का जो देखे थे हम लोग, बहुत ही दयनीय कंडीशन में थी वो कि 1000 पुरुष पर मात्र कितने थी, 509 महिला थी फीमेल। मिजोरम में ये कंडीशन, मतलब क्या है कि मिजोरम अगर भारत का दूसरा सबसे ज्यादा एजुकेटेड वाला अगर राज्य है, लेकिन वो किस में है, वो एससी कास्ट में नहीं है। वो एजुकेशन वहां पे एससी का बहुत ही बदतर है। वो केवल आपका क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड है वो, ठीक। और वहां पे जो क्रिश्चियन जो धर्म जो अपनाए हैं वो एसटी कास्ट के लोग ज्यादा हैं, क्योंकि जो एक्ट है आपका केवल एससी पर बना था, एसटी पर नहीं बना था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो एक्ट बना है आपका, अधिनियम आया है, केवल एससी का आया था अधिनियम, एसटी पे ये लागू नहीं हुआ था। यानी एसटी पे देखिए क्या दिया गया था कि एसटी के लोग जो होंगे अगर वो अपना धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन अगर बन जाते हैं तब भी उनको एसटी का लाभ मिलेगा, लेकिन एससी कास्ट का अगर ये काम करेगा तब तो उसको लाभ है नहीं मिलेगा। यही कारण है कि जंगलों में रहने वाले जो लोग थे अपने स्व लाभ की वजह से क्या हो रहे हैं, वो यानी ईसाई में ज्यादा परिवर्तन हुए हैं, ज्यादा के औसत से बहुत ज्यादा। लेकिन एससी लोग हैं उसमें परिवर्तन ना होकर के किस में हो गए, आपके सिख धर्म और बौद्ध धर्म में हो गए थे वो। यहां से देखिए क्या है, सिख और बौद्ध धर्म यानी काफी ज्यादा परिवर्तन किए हुए हैं, और इस वजह से कि पंजाब में इनका औसत प्रतिशत क्या है, सबसे ज्यादा देखने को मिला था, ठीक। तो ये तो हो गए भारत के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे इनकी संख्या प्रतिशत सबसे ज्यादा है, ठीक। कुछ ऐसे भी क्षेत्र होंगे जहां पे इनका प्रतिशत क्या होगा, सबसे न्यूनतम होगा। तो उस न्यूनतम वाले डाटा को भी देख लेते हैं कि सबसे न्यूनतम इनका कहां पर है। ये तो अपने जिस राज्य में रह रहे वही है आपका उत्तर प्रदेश। कि अगर पूछा जाए कौन सा राज्य है जहां पे एसटी सबसे न्यूनतम में है, तो उत्तर क्या होगा, उत्तर प्रदेश सबसे न्यूनतम में है। सुनने की बात नहीं कहना, ध्यान रखिएगा, है ना। तो वहां पे जो पूछा जाएगा दो तरह के डाटा पूछता है, एक शून्य करके पूछता है, एक न्यूनतम करके पूछता है, न्यूनतम प्रतिशत और शून्य करके पूछता है। तो न्यूनतम में देखें तो क्या होगा आपका, न्यूनतम में प्रतिशत वाले राज्य तो इसमें नंबर 1 लिखिएगा आप, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, और इसका जो प्रतिशत है 0.6%। दूसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु, वहां का प्रतिशत नोट कर लीजिएगा कि वहां पे है 1.1%। 1.1%। और तीसरा जो स्थान है आपका वो है बिहार। तीसरा स्थान कौन सा है, बिहार, ठीक। बिहार में इसका जो प्रतिशत है 1.3% है। चौथा है केरल, अब केरल में इसका जो प्रतिशत है आपका 1.5% है। पांचवा आपका है उत्तराखंड। उत्तराखंड पांचवा है, यहां पे है 2.9%। 2.9%। अब बात आती है कि भारत के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे इनकी संख्या शून्य है। अगला ये क्वेश्चन करके देता है
शून्य आबादी वाले क्षेत्र, क्षेत्र में दोनों आ जाएंगे एसटी। तो नंबर 1 नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, पंजाब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 2 पर आपका हरियाणा HR। नंबर 3 पे है आपका चंडीगढ़। नंबर 4 पे है आपका दिल्ली। और नंबर 5 पे है पुडुचेरी। पुडुचेरी यानी ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे काफी न्यूनतम वाले क्षेत्र हैं आपके, शून्य है बिल्कुल। तो ये सब जब भी आंकड़े देखिए आप लोग पढ़िएगा, SC ST का एक तुलना करके जरूर पढ़िएगा कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से उसको भी ध्यान में रखना है, और कुल संख्या के दृष्टिकोण से उसको भी। और यही इतना तक सीमित नहीं रहिएगा, जो नेट के बच्चे रहेंगे इसका तुलना, उसका कारण जरूर ढूंढिएगा कि अगर आपसे अगर ये पूछा जाए कि क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में ST की संख्या कम क्यों है, आप रीजन दे देगा क्यों। अगर आपको ये पता रहेगा कि ST की संख्या कहां पर ज्यादा है तो आपको आसानी से उत्तर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको इनका सोशल बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि अगर इनकी संख्या कहीं पर ज्यादा है तो किस स्थानों पर ज्यादा और क्यों है, ये चीज होना चाहिए। ठीक, तो सामाजिक स्तर, तो पहला देखिए क्या होना चाहिए कि धर्म परिवर्तन से कोरिलेटेड लाभ, कि इन क्षेत्रों में क्या है कि धर्म परिवर्तन कर लेना। जैसे यहाँ की बात करें हम लोग तो यहाँ पे मुस्लिम आबादी, तो यहाँ के जो लोग हैं वो किसमें है, मुस्लिम में काफी ज्यादा परिवर्तित हो गए हैं। और फिर दूसरा ये क्या होना चाहिए, एक्ट आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट, कि मतलब एक ST अगर है मुस्लिम धर्म परिवर्तन करता है तो उसको ST का लाभ मिलेगा, लेकिन एक SC है अगर मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करता है तो SC का लाभ है नहीं मिलेगा। यही कारण है कि लक्षद्वीप में काफी ज्यादा जो ST है वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए हैं। यही सेम कंडीशन आपका मिजोरम में भी है, यही आपका नागालैंड में, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी आपका ये मिलेगा। क्या चीज, SC को क्यों छूट है? हाँ अच्छा, अब देखिए इनका कई कारण है। तो ये है कि संख्या इनका नेगलेक्ट है। दूसरा ये था कि ये SC कास्ट यानी AV यानी अपना धर्म परिवर्तन कर रहे थे। अब ये ज्यादातर यानी कर रहे थे, इनकी यानी संख्या ज्यादा थी, उनकी संख्या उसकी अपेक्षा क्या है, कम है। जैसे कल की तुलना करें 16 पॉइंट समथिंग आपका है, तो इनका कितना 8 पॉइंट आधी है। तो यानी जो बड़ी आबादी है जो दूसरे धर्म में जा रही है तो हिंदू अपने खतरे में आएगा। और वैसे भी अंग्रेजों ने वास किया हुआ था, माइंड वाश किया हुआ कि आप हिंदू होते हुए तो हिंदू तो हो नहीं, क्योंकि आपको सार्वजनिक प्लेस पे जाने नहीं दिया जा रहा है। अयोध्या का देखिए लोकार्पण हुआ तो एक आपके SC को यानी बुलाया नहीं गया। ये क्या है, माइंड वाश ही तो, ब्रेन वाश ही तो है सब चीजें। आज भी कहीं ना कहीं इसका अफवाह फैला रहे हैं सब चीजें, यानी हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा ही है कि मुर्मू जो आपके राष्ट्रपति हैं उनको जब नहीं तवज्जो दिया गया तो और किसको दिया जाएगा। ये भी सब चीजें आजकल लोगों हैं, है ना, तो इनको बचाना बहुत जरूरी था वो, कि इनको कैसे यानी बचाया जाएगा कि ये दूसरे यानी धर्म में परिवर्तन ना हो, यानी अपने ही में रहे जहां पे हिंदू के रूप में माने जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात करें हम लोग कि उत्तर प्रदेश में SC यानी कम है, क्यों? मैदानी क्षेत्र, एक तो देखिए आपका मैदानी क्षेत्र है, तो मैदानी क्षेत्र वहां पे विकास के स्ट्रक्चर यानी देखे जाएंगे। जंगल यानी आपके बहुत ही कम है,
टॉप में देखा जाए तो इसका नाम आ जाता है न्यूनतम में, उत्तर प्रदेश का। तो ऐसे क्षेत्र जहां पे मैदानी में देखा जाए क्या आपके जंगल कम है, जंगल क्षेत्रों में है ना, तो जंगल वाले क्षेत्रों में क्या है, इनकी संख्या क्या है आपकी, है कम रहेगी, है जहाँ पे जंगल कम है तो इनकी संख्या कम रहेगी, है ना। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे घने जंगल हैं वहां पे उनकी संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, क्योंकि इनको कितना भी आप पढ़ा लिखा दीजिए और कितना भी आप इनको बिल्डिंग दे दीजिए, ये लोग क्या है कि वहीं पर जहाँ पे अगर मिला हुआ तो वहां पर ये इनका कल्चर ही ऐसा है जंगलों में रहना कि प्रकृति से यानी दूर नहीं रहते हैं ये लोग। अभी मिजोरम पूर्वोत्तर की तरफ चले जाइएगा तो इनको बढ़िया बढ़िया मकान दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, है? सर यही तो होता है हाँ, कि केंद्रीय विद्यालय लेकिन खिड़कियों उड़कियों में बताते हैं कि लताएं वताएं सब घिरी रहती हैं सब चीजें, यानी वो पेड़ पौधे का कहीं रंग रूप क्या है उनके आसपास यानी आंखों के सामने रहना चाहिए वो, ये इनका है चीज। हाँ, प्रकृति यानी काफी ज्यादा करीब है सब चीजें, ठीक है। तो इस वजह से देखिए ऐसे क्षेत्र जहाँ पे विरल आवास, विरल यानी जंगल है आपके, घने नहीं हैं, तो उन क्षेत्रों में इनकी संख्या क्या होगी आपकी, कम यानी नजर आएगी। या बिहार की बात करें, बिहार भी देखिए यही है, मैदानी क्षेत्र है, कृषि से रिलेटेड है, यहाँ पे जंगल को काट पीट करके है और खेती बनाई जा रही है? हाँ, तमिलनाडु में ऐसा नहीं है, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, डेवलपमेंट आ जाएगा। कारण क्या है कि दक्षिण भारत है, क्योंकि जो विदेशों का जो आगमन हुआ है वो दक्षिण भारत से हुआ था आपका, ये केरला की तरफ, तो एक तरफ यानी अंग्रेजों का वर्चस्व, दूसरी तरफ तमिलनाडु यानी फ्रांसीसियों का वर्चस्व, और दोनों ने इनको काफी डेवलप किया है, ठीक है। हाँ, हाँ उत्तराखंड भी देखिए पहाड़ी है, लेकिन भाई किसका है ये, उत्तर प्रदेश का ही तो भाई है, ठीक है। तो जब पहले तो उसी का पार्ट था, लेकिन अगर दोनों की तुलना करें कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा यहाँ पर क्या है, एसटी ज्यादा है वहाँ पे, तो मेन एसटी वही है ही वहीं पर, उत्तराखंड के तराई वाले यानी बॉर्डर पे ही ज्यादा थारू जनजातियां हैं जो वहीं पे रहती हैं, पाई जाती हैं सब, ठीक। हाँ, दूसरा आपका है टूरिस्ट के लोगों का यानी आना जाना काफी ज्यादा है, पर्यटक का विकास होना, तो इनसे यानी दूर हट करके रहना चाहते हैं बिल्कुल, तो ये सब एक है कारण, ये सब अपने आप में रीजन, यानी ये कब होगा जब देखिए सामने डाटा रहे और उसका यानी हम लोग अवलोकन करें, यानी ये हो सकता है, तो आसानी से उत्तर अपने आप मिलता चला जाएगा आपका इसका। हाँ, वहाँ पे टूरिस्ट है ही नहीं, नथिंग के बराबर है, ठीक। और टूरिस्ट क्यों नहीं डेवलप हो पा रहे वहाँ पे, टूरिस्ट है क्यों नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका देखिए कई चीज है, एक तो आपका ट्रांसपोर्ट कारण हो सकता है ना, एक तो ट्रांसपोर्ट है, और दूसरा क्या उल्फा का आतंक, मेन चीज सुरक्षा नहीं है, कि उल्फा उग्रवादियां, ठीक, उनकी समस्याओं से देखा जाए तो अपने आप को क्या है बिल्कुल यानी इस तरह से है कि अनसेफ महसूस करेगा, बिल्कुल सेम वही जैसे जम्मू कश्मीर के साथ है, जम्मू, अब बिल्कुल ये बताते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं लोकल, वो गाड़ियां जो ट्रेन होती हैं उनको जो नट होते हैं, नट को निकाल करके सेलिंग करते हैं बाहर, अब ट्रेनें आ जा रही हैं बिल्कुल इस तरह से, पत्थर को जो जिस पे बिछाई जाती हैं वो टूट जाती हैं, उसकी वजह से ट्रेनें पलट जा रही हैं, सब चीजें। ये उल्फा का इतना ज्यादा है उधर कि वहाँ के जो मैक्सिमम है वो उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना है ही नहीं, है ना, विकास कैसे हो ये, और उसी में चाइना और पीछे पड़ा हुआ है, वो तो सीधे कहता है कि आप ऐसा काम करो कि जो नट खोल करके लाएगा उसका कई गुना आपको कीमत देंगे, कि वहाँ मत बेचिए, हमको ला के देंगे। ये सब देखिए नेगेटिव इतना है, उनको किया गया है कि जितना ज्यादा जो खोल करके लाएगा है उसको इतना, मतलब जितना ज्यादा खोलेंगे उतना ट्रांसपोर्ट कम रहेगा, उतना लोग आने से भय होगा, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस तरह से चित्र जो जागरूक लोग हैं, वो यहाँ से आने से कतराएंगे वो सब चीजें। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। हाँ, एयर कनेक्टिविटी यानी देखिए अब इस तरह से है ना वहाँ पे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर इसके बाद जो NH-27 है, तो NH-27 को देखिए उसका विस्तार यानी किया जा रहा है, ठीक। NH-2 जो अपने यहाँ पहले था उत्तर प्रदेश वाला, अभी यहाँ से हट करके पूर्वोत्तर में चला गया वो,
तो इस तरह से ऐसा प्रयास किए जा रहे हैं कि वहां पर भी ऐसा डेवलप करें, लेकिन अभी टाइम लगेगा वहां पे। और उसके पीछे और भी है, रीजनल पार्टी इतना ज्यादा है वहां पे, क्षेत्रीय पार्टी। पता चला इनका वर्चस्व है कि एक किसी का अगर हो रहा है, शासन चल रहा है, तो 20-20, 25-25 साल तक वही क्षेत्रीय पार्टियां ही यानी वहां पे हैं, यानी परंपरावादी विचारधारा। हालांकि बीजेपी का काफी ज्यादा है, तो इसको तोड़ने का प्रयास कर रही है वो। विपक्ष है उस पर अनुरोध लगा हुआ अपना वो, जैसे मणिपुर का था आपका ये, मणिपुर क्यों जल रहा था। तो कुछ चीजें होती है ना कि आग लगती नहीं है, लगाई जाती है। तो उस पर क्या है कि हमारा कहीं एकता अखंडता, कि इससे लोगों में जब तक टेरर भय बिन प्रीत नहीं, जब तक भयादोहन नहीं किया जाएगा तब तक प्रीत भी नहीं आएगा वो है, कि उनको पहले लगे कि हाँ तुम्हारी सुरक्षा को लेकर के खतरा है। और सुरक्षा को यानी तब होगा जब आप सेंट्रलाइज होंगे, सेंटर के प्रति जब आपका झुकाव नहीं होगा तब तक आपको सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। दूसरे के ऊपर सोचेंगे, चाइना अगर आपको सेफ्टी दे पाएगा कब तक देगा वो आपको, कब तक नहीं देगा वो तो बस एक लालच की वजह से कर रहा है, वो तोड़ने का प्रयास कर रहा है वो। जहाँ अपना मकसद में कामयाब हुआ, उसका देखिए फिर आपको बिल्कुल इसी तरह से अनदेखा कर देगा, जैसे तिब्बत को कर दिया है। तिब्बत की कंडीशन तो यही हुआ है कि जीत करके भले यानी इसको अपने में शामिल तो कर लिया है, लेकिन तिब्बत वासियों की क्या कंडीशन, उनका सोशल स्ट्रक्चर देखिए क्या है कि पहले से और बदतर होती चली जा रही है। चाइना का मतलब है केवल ईस्टर्न पार्ट आपका, बस वही हवांगो, हांसो और इससे सिंकियांग यांगसी नदी वाला जो क्षेत्र है, केवल वही अपने आप को सीमित रखता। बाकी बस एक भूमि के क्षेत्र में केवल उसने किया है, उसका विकास कोई मतलब नहीं उससे रिलेटेड। प्रतिशत के बाद अब दूसरा देखिए, आगे देखते हैं हम लोग कि कुल आबादी का लेते हैं हम लोग, है ना। अगला जो क्वेश्चन आता है कि प्रतिशत के अलावा कि भारत के कौन से राज्य हैं जहां पर एसटी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसी तरह से जैसे हम लोग कल पढ़े थे कि भारत के कौन से राज्य हैं जहां पे एससी की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी, तो उत्तर क्या आया था कल का? एससी सबसे ज्यादा किस राज्य में रहते थे? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा थे। ठीक है, लेकिन अगर एसटी की बात किया जाए कि एसटी बताइए कि संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? मध्य प्रदेश आएगा। ठीक, और जब देखिए इस तरह से अवलोकन कर लेंगे तो अब यहां से देखिए जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं अपने आप पता चल जाएगी। ठीक, कि भारत के किस राज्यों में एसटी के संदर्भ में योजना लाई जा रही है और भारत के कौन से राज्य हैं जहां पर एससी के संदर्भ में योजना लाई जा रही है। ठीक, अगर पूर्वोत्तर की बात करें हम लोग, तो पूर्वोत्तर में क्या एससी के संदर्भ में कोई योजना प्रतिस्थापित की जाएगी? कदापि नहीं की जाएगी, क्योंकि वहां पे प्रतिशत है ही नहीं। वहां पे जो योजनाएं आएंगी किससे आएंगी? एसटी के संदर्भ में आएंगी। जैसे देखिए अभी आपका वो जो एजुकेशन का आया था भरने के लिए, हाँ, एकलव्य वाला आया था। तो एकलव्य आपका किस कास्ट का था? ये एसटी का था। और जिसको गुरु द्रोणाचार्य ही क्या कर दिए थे कि एजुकेशन देने से मना कर दिए थे। अब एकलव्य योजना जो लाई गई है, मतलब क्या है? अब देखिए कहां से मामले को कहां से कहां जोड़ा गया कि पुराणों में भले यानी इस तरह से ऐसा किया गया है कि एक ब्राह्मण एसटी को यानी एजुकेशन नहीं दे रहा है, लेकिन वर्तमान में इसका जस्ट उल्टा कि हमारी सरकार है जो, हम लोग क्या करेंगे कि एसटी को ऊपर उठाने के लिए एकलव्य योजना लेके आएंगे। समझ आ रहा ना? ये होता है, देखिए ड्यूड पॉलिसी होता है कि किस तरह से कि अपना काम भी हो जाए और चुनाव का यानी वोट का भी मिल जाए सारा चीज। तो एकलव्य योजना ले आना, ये दूसरा देखा 2024 नवंबर 2024 में 185वीं जयंती मनाई गई है। किसकी मनाई गई है? बिरसा मुंडा की, है ना, बिरसा मुंडा की, और बहुत धूमधाम से मनाई गई है। और मोदी की एक फोटो है प्रधानमंत्री जी की, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। बिरसा मुंडा की एक प्रतिमा है और उनको यानी बिल्कुल चरण स्पर्श करते हुए देखा होगा आप लोगों ने। वो हमने डाला भी है, बल्कि कल की वीडियो में जैसे है ना था उसमें
पहला फोटो उन्हीं की है भी वो, ठीक। कि इस तरह से यानी काफी ज्यादा वायरल। मतलब क्या है, ये प्रधानमंत्री की देखा जाए दूसरी सबसे ज्यादा वायरल होने वाली फोटो है। पहला था वीर सावरकर के प्रति था, ठीक, इससे पहले नतमस्तक। दूसरा है बिरसा मुंडा के प्रति, कि बिरसा मुंडा को यानी नतमस्तक कर रहे हैं ये, है ना। ठीक, मतलब क्या है कि एसटी के अगर भगवान के रूप में अगर देखा जाए तो बिरसा मुंडा, और उन्हीं की 185वीं जयंतियां मनाना। मतलब क्या है कि जितने भी एसटी हैं, एसटी को अपनी ओर आकर्षित कर लेना। काले खां सराय जो बॉर्डर है फरीदाबाद और दिल्ली का, बहुत बड़ा चौराहा है वो। कभी आप जाइएगा वहां पे, जाने का मौका मिले तो काले खां सराय जरूर जाइएगा। और वहां पे इनकी खूब ऊंची सी प्रतिमा लगी हुई है, अभी हाल ही में नवंबर 2024 में प्रतिस्थापित की गई है, ठीक? और उसी का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। क्या नाम रखा गया है? भगवान बिरसा मुंडा चौराहा कर दिया है। कल के पेपर में दे दिया गया था, क्वेश्चन में आया था ये, डाले थे इसको, ठीक। तो ये सब चीजें देखिए योजनाओं से रिलेटेड। अब ये सब योजनाएं देखिए जो लाया जा रहा है, ये किन राज्यों के लिए लाया जाएगा? तो पता चला उन राज्यों के लिए लिया जाएगा जहां पर इनकी आबादी ज्यादा है। जैसे प्रतिशत के रूप में ये तो एकलव्य योजना ले दी गई। और बिरसा मुंडा आपके ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे इनकी कुल आबादी ज्यादा है। ठीक, तो आते हैं हम लोग, हेडिंग डालिएगा एसटी की कुल जनसंख्या में अधिकतम वाले राज्य। कुल जनसंख्या, देखिए जहां पर भी अगर राज्य का बात आएगा तो हमें प्रतिशत जरूर देगा वो, या तो प्रतिशत देगा तो अनुपात करके देता है, दो में से एक जरूर देता है। बट वहां पे समझ जाइएगा वो प्रतिशत की बात कर रहा है। और जहां पे केवल कुल जनसंख्या की बात करें तो संख्या के दृष्टिकोण से है। अब यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, संपूर्ण जनसंख्या कितनी बताई गई इनकी? 10 करोड़ के आसपास। और उस 10 करोड़ में से देखा जाए कि 152 लाख ये आपके केवल यहीं पर है, यानी 1,52,00,000, 1.5 करोड़ के आसपास यानी, ठीक। यही कह सकते हैं कि ये जो प्रतिशत है संपूर्ण 14.7, जो 10 करोड़ है, 10 करोड़ का कितना है? 10 करोड़ का अगर 100% मान लिया जाए तो उस प्रतिशत यानी 14.7% आबादी केवल कहां रह रही है? मध्य प्रदेश में रह रही है, यानी सबसे ज्यादा आबादी वाले। तो एसटी से रिलेटेड जितने भी आबादी होंगी, जितने भी योजनाएं होंगी, वो सब कहां पे ज्यादातर लॉन्च होगी? मध्य प्रदेश में यानी लॉन्च होंगी। कौन है इसमें यहाँ के सीएम? एमपी के सीएम मोहन यादव। दूसरा है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, यहां पे है 105 लाख। इसका जो प्रतिशत है लगभग 10%। तीसरे नंबर पे आपका है उड़ीसा, उड़ीसा में है आपका
95.9 लाख। ये है आपका 9.2%। चौथा है आपका राजस्थान। राजस्थान 92.8 लाख। प्रतिशत में आपका है 8.9। पांचवा है आपका गुजरात। और गुजरात में है 89.6 लाख। एट 8.6%। झारखंड 86 लाख। 8.3। सातवें नंबर पे आपका छत्तीसगढ़। ये आपका है 78 लाख। और यहाँ पे आपका है 7.5। देखिए, जब इस तरह का अध्ययन करते हैं तो आपका टीजीटी जो पीजीटी के बच्चे हैं आपका ऐसे तैयारी कर लीजिएगा, लेकिन नेट का जो तैयार करना है उसको दूसरे तरीके से कर लीजिएगा, विशेषीकरण कर लेना उनका। विशेषीकरण का मतलब रीडर की तरह कर लीजिएगा, है ना। इनको क्या करिएगा, जैसे एक मैप ले लीजिएगा आप लोग, पूर्वोत्तर राज्य का एक अलग है हिस्सा जो कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से आपका है, और यहाँ का देखिए अपना एक अलग मुद्दा है। ठीक, कि यहाँ पे देखिए जो मध्य प्रदेश वाला जो पोर्शन है ये पार्ट आ जाएगा। ठीक, इसके बाद दूसरा आपका देखिए इसके नीचे वाला आपका है महाराष्ट्र वाला जो एरिया आपका है ये, महाराष्ट्र। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से उत्कल वाला एरिया आ जाएगा उड़ीसा से रिलेटेड। फिर इसके बाद आपका राजस्थान वाला एरिया ये आ जाएगा। फिर आपका गुजरात वाला क्षेत्र ये आ गया। फिर इसी से लगा आपका है झारखंड वाला क्षेत्र ये आ गया। और फिर इससे लगा आपका छत्तीसगढ़ आ गया। मतलब तो क्या देखिए क्या है का एक आपको क्या है कि जुड़ा हुआ वो रीजन मिल गया कि जहां पे इनकी मूल आबादी पाई जा रही है। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ कि भारत का उत्तर वाला पोर्शन छोड़ दीजिए और दक्षिण वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, मध्य वाला आपको क्या है एक रीजन मिल गया जहां पे इनकी कुल जनसंख्या सबसे ज्यादा। यही तो निष्कर्ष आया भाई। अभी कैसे पता चला? जब आपने इसको मैप पे ड्रा कर लिया तब। मतलब क्या है कि उत्तर में अगर इनकी संख्या कम है, क्यों कम है? क्योंकि यहां पर देखिए आपका मैदान काफी ज्यादा है एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से। इसके इधर अगर इनकी जनसंख्या कम है तो उसके पीछे रीजन क्या है? पर्यटन उद्योग डेवलप किए गए हैं। ये वाला जो पोर्शन है यहां पर क्या आपका विनिर्माण उद्योग स्थापित किए गए हैं। मतलब क्या है कि जहां पर रॉ मटेरियल है पठारी क्षेत्र,
उन्हीं पठारी क्षेत्रों पर इनकी संख्या क्या है, सबसे ज्यादा है। या ये कह सकते हैं ऐसे क्षेत्र जहां पे इनके जीवन के लिए अनुकूलतम दशाएं सामान्य व्यक्ति के लिए ना मिले, वो क्षेत्र क्या है आपके ज्यादा है। अब इन्हीं में से कुछ है जहां पे हैं सामान्य दशाएं, जैसे कोस्टल रीजन। तो कोस्टल रीजन इनके यानी पहुंच से दूर रहेगा, ये वहां पे आपके क्या है बिजनेसमैन वाले आ जाएंगे ये, ठीक। तो इस तरह से देखिए जो पठारी क्षेत्र आपके ये हैं जहां पे खनिज संसाधन काफी ज्यादा है, जहां पे जंगल काफी ज्यादा है, वहां पे इनकी संख्या आबादी सबसे ज्यादा है। मतलब जो जब राजनीति का जब मुद्दा उठाया जाता है तो इसमें ज्योग्राफी के मैप वालों का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए क्या है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आगे क्या है कि उद्योग के लिए आपको जॉब के लिए आगे की ओर अग्रसित करेगी। जब देखिए किसी भी राजनीति को या किसी भी नेता को जब इस तरह से मैप बना करके आप ड्रा करेंगे, समझाएंगे, कहेंगे हाँ ये बंदा मेरे बहुत काम का है, इसको तो मेरे साथ रहना चाहिए, और आसानी से उनको मिल जाते हैं सब चीज़ें। तो ये सब क्या है कि आगे आने वाले समय में ज्योग्राफी का भविष्य है कि कैसे, भाई उनको तो मैपिंग का पता नहीं है। राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी कमी यही थी कि चुनाव था आपका इन क्षेत्रों में और दौरा कहाँ लगा रहे थे, दक्षिण से उत्तर तक का कर रहे थे। समझ आ रहा ना कि कहीं ना कहीं दूरदर्शिता की उनके साथ एक कमी ना कहीं था वो। और हमारे पीएम का देखिए था बीजेपी का, उत्तर दक्षिण छोड़िए ये मध्य वाला ही क्षेत्र पकड़े हुए थे, सारी योजना उससे रिलेटेड था। तो ये होता है कि आपके पास कैपेसिटी है, ज्ञान है, बुद्धि है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन किस स्थान पर लगा रहे हैं वो ज्यादा मायने रखता है। किसे लेकिन ये काहे नहीं सोच रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको यानी अपने बातों में फंसाना आसान होता है। भारत में राज करने के लिए भारत में जन्म लेना जरूरी है ना, जब जमीनी स्तर से जुड़ेंगे तो बिल्कुल तभी हो पाएगा। ठीक है, बड़ी बात सही है, ये नैरेटिव नहीं ला पाते, उल्टे नेगेटिव। भाई देखिए हथौड़ा चलाना सबको आता है, सबको, यानी एक बच्चा कहेगा मैं भी चला सकता, लेकिन वो हथौड़ा किस पॉइंट पे मारना है वो यानी विवेकशील जो व्यक्ति रहेगा उसके ऊपर रहेगा, और वही सबसे ज्यादा मायने रहता है। ठीक है, तो जितने भी विवेकशील लोग हैं सब उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो अपने तरह आधिपत्य किए हुए हैं। तो इसे देखे जितनी भी योजनाएं ले आना सब इसी यानी क्षेत्र से संबंधित में ले आना। कोई भी समझदार व्यक्ति सोचता है एक दिन संसद चलाने में कितना खर्च है, ये लोग आए दिन ड्रामा कहते हैं हमारे टैक्स का पैसा से बर्बाद कर रहे हैं, तो कोई भी जो एजुकेटेड वर्ग होगा वोट नहीं देगा। अब जैसे देखे सभी लोग क्या है, पढ़ाई तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन अब किस पे ज्यादा फोकस करना है वो ज्यादा मायने रखना है कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। वो अपने आप में ज्यादा मायने है कि फिजिकल पे ज्यादा जोर देना ठीक है कि इस पोर्शन पे देना ज्यादा जोर ठीक है। तो पता है क्या, इस समय जो मुद्दा है आपका यही है, तो इस पे जो जोर दे रहे हैं उनके लिए समझदारी है, और जो फिजिकल परंपरागत पे हैं उस पर कोई मतलब नहीं है उतना। तो प्रेजेंट टाइम में है जो इस पे यानी अगर दे रहे हैं उनके लिंगेटुड के लिए काफी अच्छा रहेगा। अर्बन के ऊपर दीजिए, आप इन पर दीजिए, इन्वायरमेंट के ऊपर दीजिए, जो है प्रेजेंट टाइम में जो इस समय जो मामले चल रहे हैं, मुद्दे उठ रहे हैं, उन मुद्दों पर यानी ज्यादा। तो ऐसे देखिए जब मैपिंग बना लेते हैं हम लोग, कुछ नहीं एक क्या है स्ट्रक्चर आपको पता चल गया मोटा मोटा, और जब भी एसटी की बात आएगी सीधे माइंड में आएगा उत्तर छोड़िए दक्षिण छोड़िए, ठीक है, बस क्या है मध्य वाला पार्ट पकड़िए, पूर्वोत्तर वाला में एक है जो कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से, एक है जो कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से, और उन्हीं से रिलेटेड आवे योजनाएं ले लीजिए बस।
और दूरदर्शिता देखिए कितना बढ़िया पकड़ लिया है ये। उड़ीसा क्षेत्र को यानी राष्ट्रपति समझ आ रहा है ना। बिरसा मुंडा एक बिल्कुल यानी भगवान तुल्य, क्यों यानी छत्तीसगढ़, ठीक। और यहाँ पे सॉरी झारखंड वाला है ना, और ये वाला जो एरिया आपका मध्य प्रदेश, और इन दोनों में तो अपना देखिए वर्चस्व लहरा ही दिए हैं सब चीजें। तो ये सब है, कूटनीतिज्ञता बहुत जरूरी होती है, लेकिन कूटनीतिज्ञता के साथ साथ समझदारी आनी चाहिए कहाँ पर आपकी ये रहे ये सब चीजें। तो ये क्षेत्र देखिए क्या है, ये पूरा का पूरा ऐसा पकड़ में आ गया है जाल में कि देखिए पूरा बीजेपी का वर्चस्व बन गया है। क्यों, अवलोकन करें, है ये भी है, ये भी है, ये भी है, छत्तीसगढ़ भी है, उड़ीसा भी है, सब है। क्लियर हो रहा है ना। ये सारी चीजें क्या है, आपको राजनीतिक जो भूगोल है वहां पर भी आपके सब काम आएंगी सारी चीजें, ठीक। तो ये हो गए सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र हैं। अब एक होमवर्क थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि 2014 से लेकर के अब तक का बीजेपी का ही शासनकाल का करेगा, एसटी कास्ट के संदर्भ में कौन कौन सी योजनाएं हैं, ठीक, और उन योजनाओं का विवरण सहित उसको नोट करके ले आना है। बाकी डिस्कस हम लोग कर लेंगे इसमें, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको करिए आप लोग, क्योंकि अगर वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उस पर क्यों ना और विशेष बल दे दिया जाए। 2014 से लेकर के 24 तक की एसटी के संदर्भ में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा, क्योंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों का ही है कि भाई देखिए अगर यहाँ पे राज्य सरकार है तो केंद्र सरकार का स्वामित्व है, तो उससे रिलेटेड योजनाएं केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा एसटी के संदर्भ में चलाई गई महत्वपूर्ण योजनाओं का विवरण, केवल फैक्ट नहीं करना है, उसके इंटरनल तक जाना है आपको, कब कब कौन कौन सी संदर्भ में है। और उन लोगों से और ज्यादा रहेगा जो आपके इस रीजनल क्षेत्र में जो लोग रहते होंगे, उस योजनाओं से और ज्यादा बढ़िया बताते हैं सारी चीजें। देखिए कुल मिलाकर के समझदारी क्या है, जिधर की ओर हवा का रुख है उसी की तरफ झुक जाना ही समझदारी। बुद्धिजीवियों का सबसे अच्छा यही है, ठीक है ना। जब मौर्य वंश के बारे में बताया जाता है कि किसको पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की गई थी, बिंदुसार, और उसके मंत्री का नाम क्या था, बिंदुसार का नहीं, बिंदुसार के घनानंद नहीं, चाणक्य तो मौर्य से रिलेटेड है। घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था तो उसको अध्यक्ष करके मौर्य वंश, हाँ, नंद वंश को समाप्त किया गया, सॉरी, है ना, नंद वंश को समाप्त किया गया और मौर्य वंश लाया गया। तो नंद वंश में देखा जाए कोई मंत्री था क्या, बहुत ही समझदार था वो, सेल्यूकस, राज दरबारी था, लेकिन सेल्यूकस था कहाँ का, ये घनानंद से ही संदर्भ में था, ये उन्हीं के सेना में था ये। तो बताया जाता है कि जब ये नंद वंश का जब समाप्त किया गया तो वहाँ का जो ये सेल्यूकस के बारे में ही शायद है कि वहाँ का जो मंत्री था वो बड़ा परेशान हुआ कि अब तो ये लोग हमको छोड़ेंगे नहीं, तो नदी के किनारे गया वो, और नदी के किनारे गया, बस डुबकी लगाने वाला था वो, चाणक्य पहुंच गया मौके पे, क्या कहा क्या भैया हमको जाने दो, वैसे भी आप लोग अब तो हमारा समापन हो गया, आप लोग हमको छोड़ेंगे नहीं, क्या यही तो गलती है आप लोगों की। आप जैसे योग्य व्यक्ति अगर हमारे तरफ आ जाए तो और ज्यादा रहेगा, क्या लेकिन मैं तो उनके तरफ का हूँ, क्या उनकी तरफ का क्या है, हवा का रुख किधर है, हवा का रुख झोंका इधर है तो इधर अपना घुमाव कर लीजिए, बस समाप्त हो जाएगा। और यही देखिए ज्यादातर इस समय प्रेजेंट टाइम में किए हैं। और देखिए कहाँ की घटनाओं को कहाँ से लिंक कर लेना, तो अगर उन लोगों ने किया है तो कहीं ना कहीं समझदारी किया है,
ये हवा का रुख किधर है, इधर ही है, तो इधर ही यानी झुक जाना ज्यादा अच्छा है। ये तो यही चीज है, देखिए आपके साथ भी यही है, जो बुद्धिजीवी लोग आप लोग हैं, तो आपके साथ भी यही है कि प्रेजेंट टाइम में अगर इनकी योजनाएं हैं तो उन योजनाओं के साथ उनका यानी क्या करिए, उनका आलोचना ना करके उसको क्या करिए, उसको याद करिए, उसको और याद करके नौकरी ले लीजिए। ठीक है, समझदारी इसीलिए आपका है। बस इशारा काफी है, कहाँ से क्या है। ठीक है, हम भी पहले शुरुआत में था कुछ ऐसा हो, गलती कर बैठते थे, लेकिन बाद में हमारे ससुर समझाए कि ऐसा देखिए अब आप लोग हैं कि इस क्षेत्र में है, इस फील्ड में हैं, इसलिए क्या है आपको उदारवादिता की तरफ जाना चाहिए और समझदारी का लेना चाहिए। जिधर रुख है उधर की तरफ यानी हो जाना समझदारी है। बिल्कुल सही है। और उसका वर्चस्व है, वो कह रहा है दिन में भी रात हो रही है तो कह दो हाँ ताले यही है कि इधर हवा चले उधर ही बैठे। सर मेरा क्वेश्चन है कि ये जो कर रहे हैं एसटी के लिए कर रहे हैं, एससी के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये कश्मीर के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे हिंदुओं का हक है उसको निकाल दिया गया, लेकिन उनका हक नहीं दिला रहे हैं। लाभ कहाँ पर ज्यादा है? यहाँ पे हम लोगों का वोट बैंक नहीं है, जहाँ पे लाभ यानी देखे उन्होंने प्रयास किया, ऐसी बात नहीं है, प्रयास किया, 370 को हटाया, लेकिन परिणाम देखा उनका सही नहीं निकला। क्या उधर यानी गलत हथौड़ा चला रहे थे, हथौड़ा चला छटक के तो हमारे हाथ में झटका दे रहा था, इसलिए उसको शांत छोड़ दो। जहाँ पे आसानी से सफलता मिल जाए वहां की तरफ क्यों ना करें, उतना प्रयास अगर इधर करें तो ज्यादा अच्छा है। तो हम लोग भी तो ऐसा करते हैं कि हालांकि यानी वो वाली किताब पढ़ते हैं, उसको किताब पढ़ते हैं, पता चला सफलता नहीं मिला है, चलाए हथौड़ा, लेकिन क्या हुआ कि सफलता नहीं मिला, तो ये हुआ कि नहीं एनसीईआरटी पढ़ लिया ज्यादा अच्छा है। अरे बताते हैं कि खुद कि सन 2010 से और 13 वाली जो वैकेंसियां थी, ये सब चीजें शुरुआत वाली, केवल एक किताब पढ़ करके लोगों ने क्या किया, नौकरियां ले लिया है। कोई ज्यादा वो नहीं पढ़ा था, सीधे ज्योग्राफी में क्रॉनिकल संजय सिंह की लोगों ने पढ़ करके 2010 में क्या है सब वही इतना एक रट डाले थे, वो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं पता, रट डाले थे, वो सब क्वेश्चन फंस गए थे सब। संजय सिंह का इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया उसी समय पूछिए, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में अब नहीं रहा वो। तो समय के साथ साथ था, सबका अपना दौर आता है। ये 2021 की बात करें तो उसमें देखिए आपका ये जो दिल्ली के जो टीचर थे जामिया इस्लामिया के, क्या नाम है, जिनके बुक भी आप लोग पढ़ते हैं थॉट वाली, माजिद हुसैन, वो पॉपुलर हो गई कि 2016 की मैक्सिमम क्वेश्चन है 70% पूरा का पूरा वहीं से उठा करके पीछे जो कोई एमसीक्यू बना था उसी पर यानी आके पूरा गया हुआ। और बताया जाता है कि 2021 के बाद ये बुक इतनी ज्यादा बिकी कि पूछिए मत, कम से कम जाते जाते इनको एक अच्छा सा तोहफा दे गया। अब कुछ इसी समय देखिए रुझान हल्का सा है सविंदर सिंह के प्रति है, क्योंकि अपने ओल्ड एज की अवस्था में है, उनकी बुक है आई है, नई नई आई हैं सब चीजें, और हिम भूगोल काफी अपने वर्चस्व पे हैं, पढ़ डालिए, संकेत है काफी जो पकड़ लेते हैं। नहीं, हिम भूगोल एक नई आई है इनकी, हिम भूगोल, हाँ क्रायोलॉजी, क्रायोलॉजी है, बहुत बढ़िया है, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। तो देखिए जो इधर उधर फालतू चीज पढ़ रहे हैं उसके अपेक्षा क्या है हिम भूगोल पढ़ना ज्यादा वाजिब है, वहां से क्वेश्चन फंसेंगे सब चीजें। अब देखिए कहाँ फंस जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हिम भूगोल आपका जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, पर्यावरण से संदर्भ में है, ग्लोबल वार्मिंग देखिए है कहाँ से, ये लिखा इन्होंने बहुत कितना सोच समझ के लिखा है हर चीज का, वैश्विक तापमान, और वैश्विक तापमान की वजह से क्या हो रहा है, हिम का पिघलाव हो रहा है, मतलब क्या आने वाले समय में
आर्कटिक और अंटार्कटिका का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा हो रहा है। अब जो अब आपने कहा कि हमारे सिलेबस से बाहर है, तो सिलेबस से कैसे बाहर करेंगे आप? भाई अंटार्कटिका महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका आपका महाद्वीप, क्या महाद्वीप और महासागर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते? वहाँ के पर्वत के बारे में नहीं पूछे जाते, वहाँ के पठार के बारे में नहीं पूछे जाते, वहाँ वनस्पतियों के बारे में नहीं पूछे जाते हैं? तो वहाँ की वनस्पतियों उनके नहीं, हमारे एक विशेष कल्चर को लीजिए ना, वहाँ के जनजातियों से नहीं पूछे जाएंगे, वहाँ के जीवों से रिलेटेड नहीं पूछे जाते हैं, तो उनको पकड़िए। मुझे तो खुद उन्होंने ही मना किया था। नहीं अब अगर आपको पीजीटी है देन आप लीजिए, एक दो बार लेने के लिए, लेकिन पीजीटी है तो फिर आप अपना पढ़िए, इस पे टाइम वेस्ट मत। देखिए वो होता है ना, कारण क्या है कि वो थोड़ा सा विशेषीकरण पे ज्यादा ध्यान देते हैं, कि जानते हैं कि वो बच्चे हैं, उतना ज्यादा गहराई पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती टीजीटी में वो सब चीजें। लेकिन हाँ पीजीटी के लिए तो है ही, है ना, पीजीटी के लिए तो है, ठीक है, पीजीटी में आपका रहेगा। अब चूंकि जो नए नए जो क्वेश्चन हिसाब से बन रहे हैं, जैसे भी पीसीएस का आया रिपीटेड बिल्कुल नहीं किया, तो अब आपका सोचेंगे परंपरागत से उठा करके क्वेश्चन आपका टीजीटी निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। यानी आपको क्या है, विशेषीकरण बनना पड़ेगा, हट करके पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर आएगा तो क्या करेंगे, कहीं आ गया तो क्या करेंगे? तो उसको यानी जो परंपरागत है उसको पढ़िए, ठीक है, नो डाउट। लेकिन क्या है, अगर खाली टाइम है आपके पास, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, ऐसी बात है ना, तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, कोई बुराई नहीं है। उनका वन लाइनर वाला आया था, जिसमें फिजिकल ह्यूमन सब सारे क्वेश्चन कलेक्टेड हैं, वो लेते हुए अगर इसको देना चाहो ये वाली मतलब ये तुम्हारे काम की वो है भी क्योंकि होता क्या है ना कि देखिए कि एक टीजीटी को ज़्यादा मोटिवेट करके मैं अपनी एक दो किताब बेच सकता हूँ, लेकिन पीजीटी को उतना ही मोटिवेट करके मैं 8-10 किताबों में बेच लूँगा। समझा करिए हर चीज़ की थिंकिंग, इसलिए फालतू एनर्जी आपके साथ क्यों वेस्ट करें। और फिर एक पीजीटी को यानी जो रहेगा, जो ज्योग्राफी वाला बच्चा रहेगा, उसको अपनी तरफ मोल्ड करना आसान रहेगा एक अन्य सोशल के अपेक्षा। तो इनकी साइको को पकड़ा करिए, गुरुदेव से बाहर नहीं हुए हैं कि जितना एनर्जी आपके ऊपर वेस्ट करेंगे, अब आपको 10 बार समझाएंगे तब भी आपकी तरह तरह की यानी क्रिया प्रतिक्रिया होगी, लेकिन उससे कम एनर्जी में एक पीजीटी यानी ज्योग्राफी वालों को समझा देंगे, उससे ज़्यादा रहेगी, उसकी 10 किताबें उनकी चली जाएंगी। हर चीज़ के साइको को पकड़ लिया करिए बस, ठीक है। चलिए तो है नहीं, वो तो है ही, हम कौन सा कह रहे हैं कि नहीं है, ठीक है। हाँ ज़्यादा है नहीं, सही बात है। क्योंकि दूसरा देखिए साइको पकड़ लेते हैं कि आपका पीजी किस सब्जेक्ट से है तो जिधर पीजी रहेगा तो उधर झुकाव का ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए वो बगैर बात करते बहुत दूर, क्योंकि देखिए कितने भी मैं बात कहूंगा है ना, क्योंकि आपके साइको को पकड़ लिए हैं, ठीक है। तो आप मैं कुछ भी कहूंगा तो आपको कहेगा नहीं वो, बल्कि वो जो कह रहे थे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके साइको को पकड़ लेते, क्योंकि पीजी आपका है जो इकोनॉमिक्स से है, तो इसलिए आपका 80% झुकाव उधर रहेगा, 20% आपका इधर रहेगा, वो स्वाभाविक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसी में एससी की कुल जनसंख्या है जो कि न्यूनतम के आधार पे देखते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, प्रतिशत ये तो हो गया आपका इसमें, ठीक। हाँ तो न्यूनतम आपका देखिए वही आ जाएगा जो शून्य से रिलेटेड जो थी आपकी प्रतिशत, जहाँ पे कम हो वो सब आ जाएगी, इससे कोई ज्यादातर ये पूछेगा, ठीक है। अब इसी में हम लोग खुद देखते हैं लिंगानुपात के बारे में देख लेते हैं, अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात, एसटी का लिंगानुपात। जैसे एससी में हम लोग लिंगानुपात पढ़े थे, ठीक। यहाँ पे
जैसे देखिए एससी कास्ट में हम लोग लिंगानुपात पढ़ रहे थे, तो उसी प्रकार है आपका एसटी के संदर्भ में भी लिंगानुपात है। देखते हैं हम लोग उसको पढ़ते हैं पूरा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात जो बताया जाता है वो आपका है 943। लेकिन अगर यही एसटी में अगर पूछा जाए कि एसटी में बताइए लिंगानुपात कितना है, तो इसकी अपेक्षा बहुत अच्छा है। ठीक, एक बहुत यानी एक सकारात्मक रहता है कि देखने में यानी डाटा देखेंगे तो दिल कर देख करके खुश हो जाता है कि हाँ चले बहुत अच्छा है। यहाँ पे बराबरी का दर्जा दिया गया 990। कितना है? 990। कल हम लोग एससी के बारे में पढ़े थे, एससी का कितना था? 945। अगर यहीं पे अगर थोड़ा सा देखें हम लोग एससी का अगर देखें तो कितना था आपका? 945। यानी मतलब क्या है, इनकी सोच सबसे ज्यादा अच्छी है, यानी एक ये सबसे ज्यादा सकारात्मक है कि पॉजिटिव यानी ये व्यू नजर आता है ये। फिर इसके बाद दूसरा देखा गया था 0 से 6 वर्ष के बच्चों में था ये, तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों में भारत का देखा जाए तो कितना आपका 919 है। 0 से 6 वर्ष में अगर तुलना करें लिंगानुपात, तो यहां से देखिए क्या निष्कर्ष में आता है कि जो भारत का है ये, समझ में आ जा रहा है पिक्चर क्लियर? ठीक है, 0 से 6 का ये है डाटा, तो भारत का कितना है? 919। एसटी का क्या है? 957। यहाँ भी देखिए बहुत अच्छा है ये, यहाँ पे औसत से भी कम, यहाँ पे क्या है हम लोगों ने एक अच्छा यानी औसत से भी ज्यादा यानी अचीव किया है ये। ठीक, और एसटी का कल हम लोग पढ़े थे 933 था 933। तो कल की क्लास का भी एक तुलनात्मक अध्ययन हो जा रहा है ये। और यहां से देखिए क्या स्ट्रक्चर यानी पता चल जाता है कि इनका सोशो स्ट्रक्चर यानी कैसा होगा। फिर बात आती है सबसे ज्यादा कहां पर है, तो गोवा सबसे ज्यादा है इसमें। गोवा सबसे ज्यादा लिंगानुपात, यानी एसटी की अगर बात करें कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर क्या होगा आपका? गोवा नंबर 1 पे आपका है। और गोवा में है टोटल आपका है 1046। 1046। दूसरे नंबर पे है केरल। दूसरे नंबर पे किसका है? केरल का है 1025। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश वहां का है 1000 है। उल्टा कैसे हो गया ये? 32, ये 35 होना चाहिए क्या केरल का? केरल का 35। एक बार देख लीजिए कितना दिखा रहा है नेट में, उससे यानी गड़बड़ देखा जाता है। एक बार देख लीजिए, उसका चेक कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश का 1032। एक बार केरल का देख लीजिए, केरल का स्टेट कितना दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट इसके बाद है आपका उड़ीसा, हाँ एससी का नहीं, एसटी का नहीं, तो गोवा तो 1046 है, कैसे इतना ज्यादा अंतर आ रहा है? इसका कहीं कुछ गड़बड़ है ना। फिर इसके बाद है उड़ीसा, उड़ीसा 1029। 2011 के डाटा के अनुसार देखिएगा, वर्तमान में देखना। फिर छत्तीसगढ़, अरुणाचल ज्यादा है तो तीसरे नंबर। नहीं, ये डाटा कुछ गड़बड़ है ना, बीच से कुछ करवा रहे हैं, शायद 35 होना चाहिए। 1020, ये सबसे अधिकतम वाले राज्य हैं।
सबसे न्यूनतम की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आ जाता है 924। न्यूनतम आपका है 924 आपका है। कहाँ का है ये? जम्मू एंड कश्मीर का है। नहीं मिल पाया? सीधे बोल के दीदी आ जा रहे हैं। 86 ये कब का दे रहा है दाता? चलिए मिल रहा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्वेश्चन मार्क ऐसे लगा करके छोड़िएगा, इसको चेक कर लेंगे एक बार ये क्या है इसका, ठीक है। अगर कुछ होगा इसको सुधार कर लेंगे हम लोग, है ना। यूपी में न्यूनतम है ना? क्या चीज? यूपी में है ना? कहाँ पे? न्यूनतम लोग लिखवाए हैं। हाँ जम्मू कश्मीर में, है ना। जम्मू कश्मीर में सबसे न्यूनतम आपका है। चलो इसको बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिएगा, ठीक है। उसको बाद में देख लेंगे, किसी और बुक में देख लेंगे कहाँ पे कैसा है। जनसंख्या की कई किताबें हैं। इनका लिंगानुपात ज्यादा होने का कारण ये हो सकता है। वेरी गुड, पकड़ लिया आपने कि एक है सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे इनका सोशल स्ट्रक्चर, अभी चर्चा करते इससे पहले, है ना। आपने पहले बोल दिया, अच्छी बात है। ये देखिए होता है थिंकिंग आपका किधर जा रहा है, कि आप लिखने से पहले ही यानी आपका एनालिसिस आता था, दिमाग में आ जाता है। यही होता है कि आप विवेकशील बनना, कि पहले से आपके अंदर उसका उत्तर का मौजूद है, यानी कारण जानिए उसका। और यही है नेट के बच्चों में सबसे ज्यादा यानी होना चाहिए ये चीजें, कि उसका एनालिसिस करिए, विश्लेषण उसका करिए जरूर आप उसको, कि तुरंत आप उसको खोजने का प्रयास करिए, कि वहीं तक सीमित मत रहिए, कि अपने माइंड को वार्ड करिए, उसको फैलाइए, विस्तारित करिए, कि अगर यहाँ पे लिंगानुपात इनका औसत से ज्यादा है और यहाँ तक कि जो सबसे न्यूनतम की बात करें 924, तो मतलब क्या है कि हम लोगों का जो सोशल स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं वो आपका एक मायने है। यहाँ पे मैक्सिमम देखा जाए कि जगह पर क्या है, मात्रात्मक शासन व्यवस्था है। ये एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक तरह से अगर इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि अगर संपत्ति का अगर अधिकार मेल को कम करके फीमेल के तरफ अगर झुकाव कर दिया जाए तो शायद ये क्या होगा, लिंगानुपात परिवर्तित हो जाएगा। और जब देखिए जब ये विचार आया तो वर्तमान समय में देखिए जो नए नए संशोधन हो रहे हैं, सुधार हो रहे हैं, वो देखिए क्या हो रहा है कि इसी तरफ हो रहा है कि संपत्ति का अधिकार जैसे 2024 में आया है कि चल और अचल संपत्तियों में बराबरी की भागीदारिता आ गई है। यहाँ तक कि है कि पहले मैरिज के बाद क्या हो जाता है कि उनको संपत्ति का अधिकार से वंचित कर दिया जाता था, अब क्या है शादी के बाद भी वो अधिकार बरकरार रहेगा। मतलब अब फीमेल को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ये एक बढ़िया इस तरह से इस सोच के लिए आएगा ताकि लिंगानुपात क्या है, सुधरे आगे आप लोगों में। फिर इसके अलावा और देखें कि जहां जहां पे लिंगानुपात कम है, केंद्र सरकार वहां पर विशेष योजनाएं चला रही है उनके लिए। हरियाणा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ से रिलेटेड योजनाएं। फिर महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा इस तरह से सुदृढ़ किया जा रहा है हर चीज़ में, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे सुरक्षा से रिलेटेड हो, हर जगह पे। जैसे अग्निवीर,
अग्निवीर में एनडीए के एग्जाम में पहले महिलाओं को वंचित रखा जाता था, इनसे उसका फॉर्म नहीं भर सकती थी। अब देखिए नया संशोधन क्या आया है कि महिलाएं भी यानी इसमें भर सकती हैं। तो एक देखिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि जहां पर महिलाएं अब तक नहीं जा पाती थी तो वहां इनको ले जाने में क्या है आसानी रहेगी। जो जागरूक लोग हैं वो तुरंत चैतन्य हो गए, नहीं तो देखिए जो सीटें हैं वो सीटें तो फिल होनी है, अगर 50% दिया गया है उनको लेने के लिए। जो जागरूक हैं तो अपने अधिकारों का अगर वो ले जा रहे हैं तो 50% आरक्षण के तहत यानी लेके चले जाएंगे, नहीं है तो क्या होगा दूसरा यानी कोटा पे दूसरे के तहत वो भर दिया जाएगा। ठीक, तो यही है एजुकेशन का प्रसार कितना है कि अगर अग्निवीर में वैसे भी देखिए नेगेटिव कुछ चीजें हैं, नेगेटिव जानबूझ करके फैलाई जाती है। समझा करिए हर चीज को, रणनीति को, ये कि कहाँ से ये सब होता है। ये कि एक वर्ग है जो चाहता है कि नौकरियां हैं केवल हम ही तक सीमित रहें, दूसरा उसमें ना आने पाए। जैसे देखिए एनडीए में है ज्यादातर क्या है एक विशेष परिवार के लोग ही हैं, केवल वो कर्नल हैं उन्हीं से रिलेटेड हैं। जानबूझ करके लोगों के अंदर भ्रांतियां फैलाई गई है ये कि लोग इसके प्रति नकारात्मक रखेंगे। और देखिए वो जनरल ओबीसी एससी एसटी सबके लिए खतरा है ये। क्यों? क्योंकि वो विशेष परिवार है, वो अपना अलग है उनका, वो खुद नहीं चाहता है कि दूसरे लोग इसके लाभ लें। वो अगर महिलाओं को इस तरह से दिया गया है, लोगों में नेगेटिव धारणा, और नेगेटिव धारणा क्या होगी वो कि लोग यानी महिलाओं को जो इस तरह से छूट दी गई है उसका लाभ नहीं ले पाएंगे वो। नहीं तो प्रेजेंट टाइम में क्या है कि कितना भी रहेगा वो ज्यादा नहीं 50% तो ले पाएंगे, उसी में जाएंगे वो। और बाकी तो आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं जो बिल्कुल नहीं है, शून्य है आपकी वो। चाहे आपके ईडब्ल्यूएस से संबंध में हो और चाहे आपके ओबीसी से चाहे एससी से रिलेटेड, वो जो नहीं आ पा रहे हैं, जो इस नेगेटिव की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, उनकी सीट क्या है वही लोग यानी विशेष परिवार के लोग यानी बहन बेटियों को भर करके ले लेंगे। ये सब ये धारणा क्या है, ये सब समझना बहुत जरूरी है ये सब चीजें कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। कि हर चीज के पीछे अग्निवीर उतना कोई खराब नहीं है, लेकिन जानबूझ करके लाया गया ये ताकि यानी हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो बहन बेटियां हैं वो अग्निवीर की तरफ, मेल तो पहले ही जो चाहता है उसका निगेटिव, तो फीमेल तो पहले निगेटिव हो जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं भरेंगी फार्म। ये यानी धारणा है। मतलब क्या है कि लड़कियों को एनडीए में नौकरी मिलना आसान है पुरुषों की अपेक्षा, लेकिन क्या है लोगों के अंदर ऐसे नेगेटिव भावना फैला दीजिए ताकि वो फार्म ही ना डाले। लेकिन जो जागरूक है वो अपना कर ले जा रहे हैं, सब चीजें ले रहे हैं। हाँ ठीक ना, हर चीज को समझिए, हर चीज को, सोशल स्ट्रक्चर को। क्योंकि एक जो कर्नल विशेष है और मेजर वेजर के जो है वो क्या है विशेष परिवार ही है। वो हमेशा देखिए उन्हीं के नाती पोता सब यानी होते चले जा रहे हैं, दूसरे को आने ही नहीं देते हैं वो। लेकिन इसके तहत क्या है वो वर्ग भी आ जाएगा, क्योंकि उस आरक्षण के तहत आ जाना चाहिए उसको, और आ भी जाएगा वो। लेकिन उनके अंदर निगेटिव भावना सब कर दिया गया है कि आप फार्म ही नहीं डालेंगे, तो फार्म जब नहीं डालेंगे तो कैसे चूज होंगे वो। हर चीज को पकड़ना पड़ता है ये सब चीजें। चलिए, तो ये तो एक आप लिंगानुपात से संदर्भ में हम लोग देखा कि लिंगानुपात है भारत का कितना है 943, एसटी का कितना है 990, और एससी में देखा जाए तो 945 था आपका। ये 0 से 6 तक का है, स्थिति बहुत ज्यादा बदतर है। 919 रीजन क्या है कि भ्रूण हत्या काफी ज्यादा। और वहीं पर देखा जाए एसटी में 957, हमारे औसत से भी ज्यादा यहाँ पे भ्रूण हत्या क्या है बहुत ही कम। यानी यहाँ पर क्या है कि अगर बेटी हुई तो लोग खुशी मनाते हैं, सोहर गाया जाता है, गीत होते हैं, लड्डू बांटे जाते हैं, कहते हैं कि नहीं हमारे पेड़ भी लगाया जाता है, शादी विवाह ये सब होना सब चीजें। कि मतलब हमारे घर अगर बिटिया आई है तो मतलब क्या है कि हमारा जो संपत्ति का एक सुरक्षा हो जाएगा। मेघालय में है जो छोटी बिटिया होती है उनको क्या है कि उनको विशेष दर्जा दिया जाता है कि प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम पे जाती है। मां सोचती है ये मेरे साथ यानी लॉन्ग टाइम तक रहेगी, तो प्रॉपर्टी यानी उन्हीं के नाम पे जाती है। एससी में आपका 933, एससी में क्या है 933 है। एससी में देखिए क्या एक चीज है, संपत्ति से रिलेटेड बात किया जाए कि एससी की जमीन है जायदाद है जो
कोई दूसरे कास्ट का नहीं ले सकता है। एससी का एससी में ही रहता दोनों में, है। दोनों में एसटी में भी ऐसा है? SC/ST एक्ट जो बना है अच्छा अच्छा, सन हाँ 1998 1918 है, हाँ 1990 में 89 में आता था। पर्याप्त नहीं है ना सर। पर्याप्त नहीं है। दूसरा देखिए पॉइंट ऐसे साक्षरता की बात करें हम लोग। दूसरा पॉइंट है साक्षरता से रिलेटेड। भारत की अगर साक्षरता की बात करें 2011 के अनुसार चलते हम लोग, (72.99) वहीं पर अगर एसटी की बात करें हम लोग तो एसटी में आपका है 59। ये है देखिए, साक्षरता की बात करें तो यहाँ पे है 59.0। अगर राज्यवार देखा जाए तो ये आपका जो प्रतिशत है मिजोरम में सबसे ज्यादा है। ये वहां पे मिजोरम में लगभग 91.7%, और सबसे कम आपका है न्यूनतम, ये अधिकतम हो जाएगा, और न्यूनतम आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे न्यूनतम हो जाएगा 49 2। केंद्र शासित प्रदेश में है आपका लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है ये न्यूनतम। यूनियन टेरिटरी में देखें लक्षद्वीप सबसे मैक्सिमम है, यहाँ का है आपका 91.7। अब ये आंकड़ा अगर आप लोग थोड़ा सा देखिए तो बहुत चीजें हैं जो कि सामाजिक संरचना को आप लोग पकड़ लेंगे। ये हमने बहुत से अपने दोस्तों के परिवार देखे हैं कि जहाँ पे लड़का है केवल पढ़ा लिखा है, उसका इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी है, शादी उसकी है इतने अच्छे रैंक की लड़की से हो गई है कि पूछिए मत, असिस्टेंट प्रोफेसर है, IAS ऑफिसर है, ऐसे ऐसे लोगों से कर लिए हैं। ठीक है ना? तो वो बाद में पता चला धीरे धीरे कि कैसे ये हुआ है। तो हुआ क्या है, ये यहीं से पता चला कि जो लड़की थी आपकी वो शेड्यूल ट्राइब्स की थी। लड़की क्या थी? शेड्यूल ट्राइब। अगर देखिए शादी से पहले अगर वो नौकरी प्राप्त कर लेती है तब तो ठीक है, उसकी नौकरी बरकरार रहती है। और शादी अगर हो रही है, हो गई है, और तब उसकी अगर नौकरी लग रही है तब वहां पर क्या होगा, उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। बहुतों को ये पता नहीं था, उनकी नौकरी खतरे में लग गई, पड़ गई है। क्योंकि भाई देखिए शादी के बाद क्या है, पितरात्मक पे आ गया है ना वो। ठीक है, वो तो शेड्यूल ट्राइब से रही नहीं है वो, मतलब शादी के पहले नौकरी पा ले। है। शादी से पहले जो अगर पाए हैं तब तो ठीक है, और जो बाद में अगर हैं तो वहां पर क्या है कि उनके लिए खतरा हो जाता है। लेकिन अब तो सर ये कानून है ना कि शादी के बाद भी लड़कियों की जाति नहीं बदलेगी।
अब तो नया हाँ, अब तो ये लागू किया गया है सब चीजें। अब ये प्रेजेंट टाइम में अब किया गया है, संशोधन किया गया है ये। तो अब देखिए, हाँ, अब ये है क्या चीज है ना, कि हुआ क्या था कि पहले था ये जो ये सब जानते थे, ये सब माजरा सब लोग जानते नहीं थे, कुछ ही लोग जानते थे जिनके इकोनॉमिकल कंडीशन काफी अच्छा था ये। और जो अपर में देखिए, अपर है, देखो आज जो प्रेजेंट टाइम में जैसे हम लोग अपर कास्ट और लोअर कास्ट कहते हैं, तो अपर कास्ट का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण और ठाकुर ही है। अपर कास्ट का मतलब क्या, वो है जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, अच्छी है, वो चाहे वो एससी में है, चाहे एसटी में, चाहे ओबीसी में हो, चाहे ठाकुर, चाहे ब्राह्मण, जनरल में हो, वो है। और लोग वो हैं जो ईडब्ल्यूएस है, वो लोअर में ही आएंगे। वो कहने का मतलब क्या है, आर्थिक एक ऐसा प्रारूप है जो कि उसके सोशल स्ट्रक्चर का ढांचा यानी तय कर देता है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो पहले जब देखा गया कि जब इस तरह का आया कि इकोनॉमिकल स्तर ज़्यादा है, तो उन लोगों ने भी अपनी सोच धारणाओं को बदल लिया कि भाई जब यही चीज़ है तो हम भी चले अपने बहन बिटिया भाइयों की सब शादी ऐसे किया जाए, सब चीज़ें ड्यूल पॉलिसी करें हम कि ज़्यादा मायने नहीं है। नाम का रहता है, शेड्यूल ट्राइब्स है तो अपने ही वर्ग से रिलेटेड हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं शादी। और कुल मिलाकर के क्या हुआ कि कम प्रयास में ही एक अच्छा खासा ऑफिसर मिल जाएगा। अब ऐसे ढूंढते रहिए, नाक रगड़ते रहिए, कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसा आप लोग भी कहीं ना कहीं देखेंगे ये सब चीजें। और प्रयागराज में तो और ज्यादा है, बताया जाता है कि जैसे उत्तराखंड के जो थारू उरू सब जाते हैं लोग ट्राइब, जो राणा जो लिखते हैं, तो राणा देखिए शेड्यूल ट्राइब्स मैक्सिमम है वो। उनसे कभी बातचीत करिएगा तो उनके अंदर देखिए ठाकुरवाद है ही नहीं, बहुत नॉर्मल बात करते हैं इस तरह से। क्षत्रिय नाम का उनके अंदर बिल्कुल सोच नहीं है, बिल्कुल इस तरह से है। हाँ, उत्तराखंड में। ठीक है, कारण क्या है, शेड्यूल ट्राइब ऐसी मानसिकता से है, वो सब एजुकेशन लो है सब चीज का। मेन क्या है, आपका एजुकेशन ही सबसे ज्यादा होता है ना। कहते हैं ना BR अम्बेडकर, एजुकेशन वो शेरनी का दूध है जो दूध है जो यानी पिएगा दहाड़ेगा वो। तो एजुकेशन जब है नहीं तो दहाड़ेंगे कहाँ से वो, काहे का ठाकुर काहे का ब्राह्मण हो, जब एजुकेशन ही नहीं हो है। भाई देखिए तरह तरह के सबके हैं, जो मैक्सिमम जो कुछ बता रहे हैं है ना, जो यहाँ पे इलाहाबाद में है, जो कुछ आते हैं जो वहाँ से उत्तराखंड से आते हैं, तो वहाँ पे देखिए क्या है, ऐसा यानी कंडीशन है ये। ठीक, अब यहाँ के जो आपके रहेंगे जनरल, वो क्या उनका सपोर्ट कर देते हैं। सपोर्ट क्या मतलब, पढ़ा लिखा देंगे वो। और पढ़ा लिखा करके उनको क्या है कि तुरंत यानी देखिए एजुकेशन आपका 59% कहाँ पे इनका ये है। और फिर इसके बाद है इनको थोड़ा सा सपोर्ट करिए, रहने सहने का ये तो दीजिए, और फिर इसके बाद है IAS की नौकरी लगवा देते हैं, और लग भी जाता है क्योंकि उनको आरक्षण भी उधर आपका छूट अलग से है, और इकोनॉमिकल कंडीशन भी यानी कमजोर रहता है, और आसानी से। अब जो लड़का का IAS नौकरी लगा, क्या है कि बस प्रभु तुम ही वजह थे, तुम ही सब कुछ थे, और कहेगा ठीक है हम ही हैं, तो हमारी बिटिया का हाथ थाम लीजिए, आराम से शादी हो जा रही है, आराम से उनको दामाद मिल जाता है, इस तरह से ऐसा। तो जो देखिए यानी जानते हैं वो लोग तो हैं, ठीक है ना, जो नहीं जान रहे हैं वो कहते हैं हम कैसे गैर बिरादरी में ये वो सब ना। मेन चीज है समझदारी, इसी कारण लिबरल ज्यादा होना जरूरी है। जो व्यक्ति लिबरल है, उदारवाद है और समझदारी का रास्ता अपना रहा है, वो यानी इस तरह से कर ले जा रहा है, अपने सोशल को स्ट्रक्चर को बढ़ा ले जा रहा है। और जो जातिवाद परंपरावाद इन सब में अभी उलझा पड़ा हुआ है, वो क्या है, वो कहीं का नहीं रह जाता, पीछे रह जा रहा है। ये भी देखा मेरी तरफ तो ऐसे होता है जैसे सीटें रिजर्व रहती हैं हाँ। SC के लिए, तो वो अदर कास्ट की लड़की से शादी कर लिया और कुछ सीट से विवाद को लड़ा देंगे। और भाई राजनीति में भी यही है, राजनीति में यही है सब चीजें, सब चीजें। हाँ सर, वैसे ही होता है। भाई बड़े बड़े नेता लोग हैं, देखिए क्या है कि अदर यानी कास्ट में, अदर धर्म में अपनी शादी विवाह कर ले रहे हैं, और आम व्यक्ति को क्या है बिल्कुल लड़ाई भिड़ाई हुए हैं। कारण क्या, अगर वो लोग ऐसे कर लेंगे तो व्यापक रूप से उनकी रोटी कैसे चल पाएगी। उनसे पहले तो यानी उससे पहले कहेंगे अच्छा ये है, चलिए हम हमारा लड़का तो और सुंदर है आपका, उससे कर लीजिए, तो उनसे यानी हो जाएगी। तो ये चीजें बहुत आम तरह से ऐसे सामाजिक संरचना सब देखने को मिल रही है, सब चीजें। समानता है,
समानता तो आएगी, लेकिन समानता कौन लोग ले रहे हैं ये ज्यादा मायने रखता है। नीचे भी आएगा। कि मैं कहने का मतलब है जो संघर्ष कर रहे हैं वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं, और जो पैसे के बल पर हैं यानी नेता होता लोग हैं वो लोग यानी इसके लिए लाभ ले रहे हैं। ज्यादातर है ये जो त्रिपाठी जो आपकी देखिए बताए, ये जो एग्जाम्पल देखा गया है, ऐसे लोग हैं जो राजनीति से ज्यादा संलग्न हैं। वो सोचते हैं ठीक है प्रशासन अपने घर का आ जाएगा, फिर चुनाव लड़ जाएंगे, अपना बिस्तर ऊंचा उठ जाएगा, और हो जा रहे हैं सब चीजें। हर स्ट्रक्चर को पकड़िए कि ज्यादातर ऐसा सब देखने को मिल रहा है सब चीजें। कुल मिलाकर के कि जितना ज्यादा देखिए ये सब स्ट्रक्चर को समझे रहेंगे उतना ही बढ़िया नहीं आ जाएगा। वो समझ जाते हैं सब चीजें, और बाकी उलझने के लिए तो कई रास्ते हैं, उलझते रहिए और निकलने का बस हाँ कि हमें किसी तरह से निकलना है, किस रास्ते से निकलना, कहाँ निकलना है वो अपना प्रयास देख लेते हैं। चाहे कोई मेहनत के बल पे करता है, चाहे कोई पैसे के बल पे करता है, कोई सामाजिक संरचना के आधार पे करता है, कोई ना कोई पे कर देता है। तो ज्यादातर देखिए आजकल क्या है, पहले भी ऐसा था कि शादी विवाह क्या था, संपत्ति अर्जन का एक बहुत बड़ा जरिया अर्जन था ये, और आज भी वही कहीं ना कहीं है। देखिए कि शादी विवाह है, एजुकेशन पर्सन नौकरी वाला यानी आसानी से मिल जा रहा है स्ट्रक्चर के द्वारा, इकोनॉमिकल कंडीशन की हो जा रही है। समझदारी जाति की मोहताज नहीं हो। अपनी जाति वाले को ढूंढो, एकदम गधा मिल जाए, जीवन बर्बाद, तब तक बोलते रहोगे उसको। अदर जात में अगर कोई अच्छा मिल जाए तो क्या बुराई है? इम्पोर्टेंट क्या है जाति? मैं आपकी सोच को संजय खोजेगा सर। संजय तो एक कोई वाला खोजेगा। नहीं देखिए अब आने वाले समय में तो ऐसा होगा, देखिए बिल्कुल बताने के हिसाब से है कि पेरेंट्स को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 90% काम है बच्चे कर देंगे पूरा। ठीक है कि भैया देखिए हमारे पास है ऑप्शन ये है, इससे बढ़िया अगर आपके पास विकल्प हो तो बता दीजिए आप। अगवा का बिजनेस, सही बात है अगवा। भाई अगवा का रहेगा, अगवा का ये रहेगा ना कि जो बच्चा रहेगा वो डायरेक्ट नहीं कह पाएगा, इनडायरेक्ट। जैसे देखिए अब है अगुआ है संजय, बढ़िया से बन जाएंगे हर स्ट्रक्चर को पकड़ते हुए। यानी इसमें भी देखे क्या होगा।